एपिसोड 201 जोड़ 210। मुझे लगता है तुम जीने से थक गए हो, मैडनाइफ ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी तरबूज काटने वाली छुरी ठंडी रोशनी से झिलमिला रही थी। तरबूज काटने वाला ये चाकू कोई साधारण ब्लेड नहीं था, ये देखने में किसी सांप जैसा था, पूरी तरह से घुमावदार और मुड़ा हुआ। मैडनाइफ को हरकत करते देख बाकी बॉस हंसने लगे। जियांगहाई शहर में मैडनाइफ की कुख्यात प्रतिष्ठा थी। चाकू चलाने में उनकी असाधारण कुशलता ने उन्हें जियांगहाई में बहुत प्रसिद्धि दिलाई थी। उसके चेहरे पर मौजूद निशान इस बात का प्रमाण था कि उसने एक बार अकेले ही एक समूह का सामना किया था और विजयी होकर उभरा था। उस लड़ाई ने उन्हें प्रसिद्धि दिलाई, जो भी उनसे मिलता आदरपूर्वक उन्हें भाईस्कार कहकर पुकारता। इसके अलावा मैडनाइफ के हाथ में मौजूद चाकू भी काफी मशहूर था। यह उसका खास हथियार था, पैटर्न वाला सांप के आकार का चाकू। जियांगहू में यह अफवाह थी कि एक बार पैटर्न वाले सांप के आकार के चाकू को निकाल लिया जाए तो किसी न किसी की मौत जरूर होगी। इस बार तो उस आदमी का अंजाम निश्चित था। विराट ने ऊपर देखा और मैडनाइफ को भी देखने लगा। वेईसुओ अब भी उन दोनों गुंडों की पिटाई कर रहा था और सचमुच इसका आनंद ले रहा था। अचानक जब उसने मैडनाइफ को पास आते देखा तो वह थोड़ा भयभीत हो गया। उन्हें हराते रहो, अभी तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ है, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, विराट ने कहा। वेईसुओ ने फुसफुसाते हुए जवाब दिया। उसने विराट की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की और अपने दोनों अधीनस्थों को पीटता रहा। ये सुनकर कि विराट उससे भिड़ने वाला है, मैडनाइफ के चेहरे पर बना निशान और भी भयंकर रूप से मुड़ गया और उसने तुरंत तरबूज काटने वाले चाकू से उस पर हमला कर दिया। तरबूज काटने वाला चाकू बहुत तेजी से, अविश्वसनीय रूप से तेज गति से नीचे आया। ये देखकर आसपास के सरदार उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। जब तक मैडनाइफ के पास ये चाकू चलाने का कौशल है, जियांगहाई में कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, है ना? सचमुच वह शिक्षक मैडनाइफ के वार से मरने वाला है और पाताल लोक में वह अपनी मौत के बारे में शेखी बघार सकेगा। वेईसुओ को विराट की भी चिंता थी। शिक्षक विराट, लेकिन सभी को आश्चर्यचकित करते हुए विराट ने बस इतना ही जवाब दिया, मैंने कहा था कि तुम अपना काम करते रहो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। अचानक मैडनाइफ के वार को आते देख विराट ने एक पल में ही एक तरफ हटकर वार से खुद को बचा लिया। मैडनाइफ का वार चूक गया, वह सचमुच इससे बच गया। उस आदमी की रफ्तार वाकई बहुत तेज है। अपने लक्ष्य पर निशाना न लगा पाने से मैडनाइफ गुस्से से आग बबूला हो रहा था। जब भी वह वार करता उसे किसी न किसी को घायल करना ही होता था। चूक जाना उसके जीवन का सबसे बड़ा अपमान था। मर जा। उसने अपनी तलवार को एक बड़े चाप में घुमाते हुए क्रोध से दहाड़ा। लेकिन इस बार विराट ने वार नहीं टाला। चाकू चलाने का ऐसा कौशल उसके लिए बच्चों का खेल था, त्रुटियों से भरा हुआ। विराट ने सीधे बगल से एक कुर्सी उठाई और उसे मैडनाइफ पर फेंक दिया। एक कुर्सी और चाकू की टक्कर, ये सबके लिए अप्रत्याशित था, लेकिन चाकू कुर्सी की तुलना में कहीं अधिक फुर्तीला था और कुर्सी को घुमाना वास्तव में बहुत धीमा था। भीड़ को लगा कि वे मैडनाइफ के ब्लेड को उसके प्रतिद्वंद्वी के गले को चीरते हुए देखने ही वाले हैं। फिर भी उम्मीदों के विपरीत उन्होंने देखा कि कुर्सी चाकू की तुलना में काफी तेजी से घूम रही थी। जैसे ही चाकू मांस पर वार करने वाला था, विराट ने कुर्सी को पकड़े हुए उसे सीधे मैडनाइफ के शरीर पर दे मारा। फिर चटकने की आवाज सुनाई दी। अगर कोई अब मैडनाइफ की हड्डियों के आर पार देख पाता तो उसे पता चलता कि उसकी आमतौर पर मजबूत हड्डियों में अब काफी दरारें पड़ गई हैं और कई हिस्से टूट चुके हैं। बेशक इसका पता केवल कुछ विशेष उपकरणों से ही लगाया जा सकता था, अन्यथा ये बताना असंभव था। फिर मैडनाइफ की दर्द भरी चीख सुनाई दी। जब उसे धमाके से उड़ा दिया गया, वह दीवार से टकराया और धीरे धीरे उस पर से नीचे फिसल गया। उसके हाथ में मौजूद पैटर्न वाली सांप के आकार की छुरी जमीन पर गिर पड़ी। उस क्षण पूरा इलाका थमसा गया। उन्हें इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी आंखों के सामने क्या घटित हुआ है। चौथे गुरु ने भौहें चढ़ाईं और आसपास के सभी अधिकारी घबरा गए। विराट को देखते हुए उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वह सिर्फ एक शिक्षक है। चौथे गुरु के बगल में बैठे एक अधिकारी ने तुरंत कहा, चौथे गुरु, ये व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह जियांगहाई में एक उभरती हुई ताकत हो सकता है जो यहाँ अपनी शक्ति साबित करने और आपका समर्थन हासिल करने आया है। किसी स्थान की भूमिगत शक्ति में जड़ें जमाने के लिए स्थानीय शक्तियों की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। कई बड़े लोगों का मानना था कि गुरु शिष्य की यह जोड़ी निश्चित रूप से पहचान बनाने आई थी। आखिरकार चौथे गुरु जियांगहाई में एक बड़ी हस्ती थे। हालांकि स्कारफेस को हराने में सक्षम होना वास्तव में उनकी क्षमता को साबित करता है। जैसे ही चौथे गुरु ने यह सुना, उन्होंने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और कुछ नहीं कहा, जिससे सभी लोग इस बात से अनजान रह गए कि वे क्या सोच रहे थे। विराट ने जमीन पर पड़े स्कारफेस की ओर देखा तक नहीं, उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई स्टूल को फर्श पर फेंक दिया और फिर वेईसुओ की ओर देखकर पूछा, क्या हमारा काम हो गया? वेईसुओ पहले से ही भयभीत थी। सवाल सुनकर उसने चोंच मारती मुर्गी की तरह तेजी से सिर हिलाया और कहा, हो गया। अब उन दोनों अधीनस्थों को देखकर पता चला कि उनके चेहरे सूजे हुए और चोटिल थे। वे जमीन पर पड़े थे और उनके मुंह से झाग निकल रहा था। अगर हमारा काम हो गया है तो चलो चलते हैं, विराट ने कहा। जाना? वेईसुओ एक बार फिर अवाक रह गया। क्या हम लड़ाई के बाद ऐसे ही चले जाएंगे? अगर हम यहाँ से नहीं जाते तो हमें यहाँ क्या करना चाहिए? क्या तुमने नहीं देखा कि बाकी लोग अभी भी केक काट रहे हैं? विराट ने कहा। वास्तव में बीच में 10 से अधिक परतों वाला एक केक था और उसके बगल में एक पैटर्न वाला सांप के आकार का चाकू इस तरह फंसा हुआ था मानो कोई सचमुच केक काट रहा हो। वेईसुओ भी जाना चाहता था, इसलिए वह विराट के पीछे पीछे चल पड़ा। क्या ये सिर्फ दिखावा करके भाग जाने जैसा नहीं था? हालांकि ये कहना पड़ेगा कि यह वाकई रोमांचकारी था। दोनों आदमी निकास द्वार की ओर चल पड़े। इस समय वहां मौजूद सभी बड़े अधिकारी स्तब्ध रह गए। ऐसा प्रतीत होता था कि उन्होंने पहले से ही यह कल्पना कर ली थी कि ये दोनों व्यक्ति जियांगहाई की भूमिगत शक्ति में हिस्सेदारी की मांग करेंगे, लेकिन इसके बजाय उन्होंने उन्हें दरवाजे की ओर चलते हुए देखा, जिससे सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। ये दोनों क्या कर रहे हैं?
कोई अनुमान नहीं, ऐसा लगता है कि वे जाने की तैयारी कर रहे हैं। किस लिए जा रहे हो, कौन जानता है? सभी लोग दबी आवाज में चर्चा करने लगे। ये देखकर चौथे मास्टर के बगल में बैठे एक बड़े अधिकारी ने उनसे सुझाव दिया, चौथे मास्टर, चूंकि यह व्यक्ति भूमिगत शक्ति को विभाजित करने के लिए यहाँ आया है, तो क्यों न उसे भी केक का एक टुकड़ा दे दिया जाए। आखिरकार हमारे व्यवसाय में तो ताकतवर लोग ही राज करते हैं। चूंकि स्कारफेस का पतन हो चुका है तो उसकी संपत्ति इस आदमी को मिलनी चाहिए, है ना? भूमिगत सत्ता संरचना में यही नियम लागू होता है। अगर कोई बॉस हार जाता है तो जो भी आपको हराता है वह आपके इलाके पर कब्जा कर लेता है। अब चूंकि स्कारफेस को उस स्थिति तक हरा दिया गया है, इसलिए नियम के अनुसार विराट जीत गया है। ये सुनकर चौथे गुरु ने भी सिर हिलाया। भले ही उसकी जन्मदिन की पार्टी में बाधा आए हो, लेकिन वह देख सकता था कि यह युवक कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। अगर वह उसे अपने पक्ष में करने में सफल हो जाता है तो इस व्यवधान को नजरअंदाज किया जा सकता है। रुको, चौथे गुरु ने अंततः कहा। इन शब्दों से आसपास के बड़े अधिकारियों को फोर्थ मास्टर के इरादे समझ में आ गए। योग्य लोग उच्च पदों पर आसीन होते थे, यही नियम था और उन्हें जो होने वाला था उससे कोई असुविधा नहीं थी। विराट और वेई सुओ जाने ही वाले थे कि उन्हें किसी के पुकारने की आवाज़ सुनाई दी और वह चौथे गुरुजी थे। विराट उदासीन प्रतीत हो रहा था, लेकिन वेई सुओ पूरी तरह से कांप रहा था। वह चौथे मास्टर थे, वह उसे जानता नहीं था, लेकिन जो कोई भी मैड नाइफ को डरा सकता था वह निश्चित रूप से कोई बड़ा आदमी था। ऐसा लग रहा था कि दिखावा करने और लड़ने की कीमत चुकानी पड़ती है, और वह हिचकिचाया। गुरु विराट, चौथे गुरु हमें बुला रहे हैं। विराट ने कोई जवाब नहीं दिया और वेई सुओ ने भी कुछ और कहने की हिम्मत नहीं की, बस उसके पीछे पीछे चलता रहा। जैसे ही वे दोनों आगे बढ़ने वाले थे, चौथे गुरु ने फिर कहा, चूंकि तुम दोनों खुद को साबित करने आए हो, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हारी सहायता करूं। आपने मैड नाइफ को हरा दिया है, इसलिए अब उसका इलाका आपका है। आज मेरे जन्मदिन का केक है, आप भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। तो वहाँ खाली सीटें हैं, आप वहीं रुकें। ये सुनकर वेई सुओ अभिभूत हो गया, उसका हृदय भावनाओं से भर गया। शिक्षक विराट को बड़ी सफलता मिली थी, चौथे गुरु का स्नेह प्राप्त करना उनके लिए बहुत बड़ी बात थी, एक अविश्वसनीय रूप से बड़ा सौभाग्य। अन्य बड़े लोग भी चौथे गुरु द्वारा विराट को महत्व दिए जाने से ईर्ष्या करते थे, जो कि बहुत ही सौभाग्य की बात थी। लेकिन उस समय विराट उदासीन बना रहा। चौथे गुरु की बातें सुनकर वह मुड़ा और ऊंचे चबूतरे पर खड़े चौथे गुरु की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मेरे शिष्य की पिटाई हुई थी और मैं बस उसके लिए खड़ा होने आया हूँ। अगर कोई और इरादा नहीं है तो आप जन्मदिन का जश्न जारी रख सकते हैं। ये शब्द सुनते ही पूरा इलाका सदमे से भर गया। सच कहूँ तो मैं आजकल बहुत व्यस्त हूँ, बस इन दिनों को किसी तरह गुजार लीजिए और फिर प्रतिदिन 4 और अपडेट आएंगे। 201 अपना जन्मदिन मनाते रहें। 201 अपना जन्मदिन मनाते रहें। अपना जन्मदिन मनाते रहो, विराट ने कहा। आसपास के लोग स्तब्ध रह गए। भीड़ की निगाहों को नजरअंदाज करते हुए विराट वेई सुओ के साथ जाने ही वाला था। वेई सुओ अब वास्तव में श्रीमान की प्रशंसा करने लगे थे। विराट, इससे पहले उसने कभी किसी की पूजा नहीं की थी, लेकिन अब वह करता था। यदि श्रीमान, अगर विराट उससे तलवारों के पहाड़ों पर चढ़ने या आग के सागर में कूदने के लिए कहता तो वह बिना किसी झिझक के ऐसा कर देता। सीए और कई बड़े अधिकारी विराट की बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। भाई, आपके बोलने का तरीका थोड़ा अटपटा है। चूंकि आप मदद के लिए मेरे पास आए हैं, इसलिए मैं आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूँ। जियांगहाई शहर में मेरी सीए की अच्छी प्रतिष्ठा है। आपकी यह छोटी सी समस्या निश्चित रूप से मेरे बस में है और मैं इसे हल कर सकता हूँ। चिंता मत करो, स्कार का इलाका अब से तुम्हारा होगा। अब अन्य बॉस भी यह महसूस करने लगे थे कि विराट का व्यवहार अनुचित था। सीए पहले ही बोल चुकी थी, फिर भी यह आदमी नखरे दिखा रहा था। मेरे छात्र की पिटाई हुई है और मैं उसकी मदद करने और उसे पलटवार करने के लिए यहाँ हूँ। तुम्हारे इस क्षेत्र में मेरी बिल्कुल भी रुचि नहीं है, विराट ने कहा। इस पर पूरा इलाका एकदम शांत हो गया। इससे पहले किसी ने भी सीए से इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की थी। क्या तुम मौत की तलाश में हो, बच्चे? धिक्कार है, सीए तुम्हें बेइज्जत कर रही है। कई बॉस ने एक साथ गाली दी। सब चुप हो जाओ, सीए ने आदेश दिया। तुरंत ही बाकी सब चुप हो गए। सीए का वचन ही कानून था, किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी उसका उल्लंघन करने की। फिर सीए ने आंखें सिकोड़ते हुए विराट की ओर देखा और पूछा, तुम कहाँ से हो? मैं जियांगहाई फर्स्ट मिडिल स्कूल से हूँ, विराट ने जवाब दिया। उस समय सभी लोग अविश्वास भरी निगाहों से विराट की ओर देख रहे थे। बॉस लोग अचंभित रह गए, उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि यह आदमी सचमुच एक शिक्षक होगा। सीए की आंखें चौड़ी हो गईं। आप एक शिक्षक हैं? जी हाँ, मैं एक शिक्षक हूँ, विराट ने जवाब दिया। क्या आप सचमुच शिक्षक हैं? सीए ने दोबारा पूछा। हाँ, मैं सचमुच एक शिक्षक हूँ। क्या तुम कभी मेरी क्लास में आओगे? मैं आपके लिए एक सीट ढूंढूंगा, विराट ने कहा। उसी क्षण सीए की बात समाप्त हो गई। उसके सामने इस तरह की बेबाकी दिखाने की हिम्मत करने वाला शिक्षक सीधे सीधे मौत को दावत दे रहा था। वह स्थिर खड़ा रहा, फिर उसने अपनी पीठ फेर ली। उसका चेहरा भावहीन और ठंडी हवा की तरह निर्मल था, जिससे हर किसी को कड़ाके की ठंड का एहसास हुआ। तब मालिकों को पता था कि क्या करना है। विराट को देखकर उनके चेहरे पर एक अजीब सी ठंडक छा गई। बच्चे, तुम्हारा काम तमाम हो गया। भाइयों, अपने हथियार निकालो। अगले ही क्षण उनके अधीनस्थ सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। उनके हाथों में माचेटी थे और वे आगे बढ़ने लगे। इसे ले जाओ, बॉसों ने आदेश दिया। उस दृश्य को देखते ही वेई सुओ तुरंत विराट के पीछे छिप गया, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। श्रीमान टैंक, हम क्या करें? ये हमारा काम नहीं है, बस चलते रहो, विराट ने कहा। अचानक उनके आसपास मौजूद लोग चाकू लहराते हुए उनकी ओर दौड़ पड़े। उन्होंने विराट की ओर ताबड़तोड़ हमला किया। सावधान रहो, वेई सुओ चिल्लाया। एक आदमी आगे बढ़ा, हाथ में बड़ा सा चाकू लिए हुए। उसने विराट की गर्दन पर वार करने की ठोक दी।
अचानक विराट ने मुड़कर लात मारी जो उस आदमी के पेट में लगी। देखते ही देखते उस आदमी को लात मारकर दूर फेंक दिया गया, जिससे उसके पीछे खड़े अन्य लोग भी गिर पड़े। उसके हाथ में मौजूद माचेटी जमीन पर गिर गई, जिसके बाद एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। 2 आदमी एक साथ उस पर टूट पड़े, लेकिन तभी विराट ने जमीन पर एक हाथ रखकर खुद को संभाला और घूमते हुए कैंची किक मारी। दोनों आदमी तुरंत हवा में उड़ गए। लगभग 1 दर्जन लोग पास आए और उन सभी को लात मारकर भगा दिया गया, जिससे आसपास की भोज की मेजें पलट गईं। इस बार चूंकि यह चौथे गुरु का भोज था, इसलिए कई 100 मेजें तैयार की गई थीं और अब वे पूरी तरह से अव्यवस्थित थीं। सभी उत्तम शराब और व्यंजन जमीन पर गिर गए थे। लड़ाई शुरू करो, बॉस खुद को रोक नहीं पाए और जोर से चिल्ला उठे। लोगों का एक बड़ा समूह उसे घेरे हुए था, लेकिन विराट को लड़ते हुए देखने के कारण वे कुछ हद तक भयभीत थे और उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, बस किनारे पर कांपते हुए खड़े थे। विराट ने उनकी परवाह तक नहीं की और वे ईसुओं के साथ चले गए। वहीं रुक जाओ, गंजे बॉस ने विराट को जाते हुए देखकर जोर से चिल्लाया। फिर उसके हाथ में एक चाकू प्रकट हुआ। वह फेंकने वाला चाकू था। जियांगहाई में वह चाकू फेंकने के अपने अलौकिक कौशल के लिए प्रसिद्ध था, जिसे उसने अब सीधे विराट पर फेंका। फेंकने वाला चाकू तीर की तरह विराट की ओर उड़ता हुआ आया। जैसे ही वह वार विराट पर लगने वाला था, सबको लगा कि वह उसे बिल्कुल भी नहीं रोक पाएगा, लेकिन तभी विराट ने बिना देखे ही मुट्ठी बढ़ा दी। जब चाकू अंदर आया तो उसने उसे अपने मुक्के से मारा और चाकू, जो मूल रूप से तेज गति से आ रहा था, सीधे दूर जा गिरा। फेंके गए चाकू की दिशा बदल गई और वह ऊपर लगे विशाल झूमर की ओर उड़ गया। खनक के साथ फेंके गए चाकू से विशाल झूमर में छेद हो गया, जिससे चटकने की आवाज आई। पलक झपकते ही बल्ब फट गए, ऊंची छत से चिंगारियां फर्श पर गिरने लगीं और झूमर हिलने लगा। अंततः झूमर को थामे रखने वाली आखिरी कड़ी टूट गई और विशाल झूमर नीचे गिर गया। एक धमाके के साथ झूमर फर्श पर गिरा और टूट गया, जिससे कांच के टुकड़े चारों ओर बिखर गए। ये सब देख रही भीड़ तुरंत पीछे हट गई, ये सोचकर कि वे कितने भाग्यशाली थे कि वे जल्दी से बच गए, अन्यथा वे मौके पर ही मर जाते। लेकिन इस समय विराट को देखकर उनकी आंखों में और भी अधिक भय भर गया, क्योंकि वे जानते थे कि विराट ने अभी अभी अपने हाथ से एक फेंके हुए चाकू को रोक दिया था। गंजा बॉस इतना डर गया कि वह लगभग वहीं गिर पड़ा। अन्य बॉस भी ऐसा ही महसूस करते थे। अब तो चौथे गुरु को भी इसे गंभीरता से लेना पड़ा। उन्हें एहसास हो गया था कि उनके सामने खड़ा व्यक्ति एक उच्च कोटि का विशेषज्ञ है। इस तरह का कौशल पूरे जियांगहाई में दुर्लभ था। ये व्यक्ति असाधारण था और उसने विराट की आंखों में हत्या का इरादा पहले ही देख लिया था। चौथे मास्टर ने जियांगहाई में शीर्ष नेता का पद न केवल अपनी ताकत के बल पर बल्कि लोगों के वास्तविक स्वभाव को समझने की अपनी क्षमता के कारण भी हासिल किया था। इस समय अन्य बॉस अब जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। अभी अभी हुई उस हरकत ने उन्हें डरा दिया था और वे सभी आगे क्या करना है ये तय करने के लिए चौथे गुरु की ओर देखने लगे। इसी बीच क्यूशु होटल के पीछे पुलिस की गाड़ी के अंदर बैठे पुलिस अधिकारी भी होटल के अंदर हो रही घटनाओं पर नजर रख रहे थे। क्योंकि विराट ने पहले ही होटल के मुख्य दरवाजों को तोड़ दिया था, इसलिए उन्होंने दूरबीनों का उपयोग करके अंदर की स्थिति का धुंधला दृश्य प्राप्त किया। हालांकि यह स्पष्ट नहीं था। बायरिया ने ध्यान से देखा। बिखरी हुई परछाइयों को देखकर उसने अनुमान लगाया कि अंदर कुछ हो रहा है, शायद कोई लड़ाई हो रही है, लेकिन फिर भी उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। इस बार यहाँ व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी उस पर थी, इसलिए वह बहुत चिंतित थी। जैसे ही वह अनुमान लगा रही थी, अचानक उसने देखा कि अंदर की रोशनी काफी कम हो गई है, मानो बत्तियां खराब हो गई हों। लेकिन थोड़ा सोचने पर उसे विश्वास नहीं हुआ कि बत्तियां अचानक बंद हो सकती हैं। निश्चित रूप से अंदर कुछ गड़बड़ हुई थी। जब तक विराट अंदर नहीं आया था तब तक सब ठीक था, लेकिन उसके आने के बाद ही परेशानी शुरू हुई। ये सब उसी आदमी की वजह से हुआ होगा, शायद कोई लड़ाई छिड़ गई थी। सभी इकाइयों को सूचित किया जाता है, अंदर एक स्थिति है, मेरे साथ अंदर चलो, बायरिया ने आदेश दिया। तुरंत ही अन्य कारों से पुलिस अधिकारी बाहर निकले और क्यूशु होटल की ओर चल पड़े। बायरिया ने आगे बढ़कर नेतृत्व किया। इस समय वह काफी घबराई हुई महसूस कर रही थी। उसे सचमुच विराट को कोसने का मन कर रहा था। क्या आप सिर्फ एक बॉस नहीं हैं? क्या इतना आक्रामक होना जरूरी है ऐसे आयोजन में, और वह भी सिर्फ आप दोनों द्वारा? हंगामा करना क्या आत्मघाती नहीं है? पुलिस अधिकारियों का एक बड़ा समूह क्यूशु होटल के और करीब पहुंचता चला गया। विराट जोंग, बेहतर होगा कि तुम संभल कर रहो, बायरिया ने मन ही मन सोचा, और वे होटल के और करीब पहुंचते गए। होटल से कुछ ही मीटर दूर वे चिल्लाने लगे, पुलिस! सभी लोग अपने हाथ ऊपर उठाएं। इस प्रकार बायरिया के नेतृत्व में पुलिस अधिकारियों का एक बड़ा समूह होटल में दाखिल हुआ। उन्हें उम्मीद थी कि विराट किसी गंभीर स्थिति में होगा, लेकिन उनके सामने का दृश्य देखकर बाई शियाओचू 201, 202, ईर्ष्या चरम सीमा पर। 201, 202, ईर्ष्या चरम सीमा पर। पुलिसकर्मियों का एक बड़ा दल अचानक प्रवेश द्वार पर ही घुस आया। सभी को लगा था कि अंदर अफरा तफरी मची होगी या फिर खून खराबा भी हो सकता है। आखिरकार सीए एक गिरोह का सरगना था। उसके जन्मदिन के जश्न में गड़बड़ी करना निश्चित रूप से मौत की सजा के बराबर था। लेकिन इसके बजाय उन्होंने विराट और उसके साथी को वहां बिल्कुल सही सलामत खड़े देखा, मानो कुछ हुआ ही न हो। बायरिया पहले से ही स्तब्ध थी। अगर फर्श पर बिखरा हुआ झूमर न होता तो वह सचमुच मान लेती कि कुछ हुआ ही नहीं था। स्पष्ट रूप से कुछ हुआ था, लेकिन मामला सुलझ गया था। उसे लगा कि वह जो दृश्य देख रही थी वह पुलिस को स्थिर करने के लिए सीए द्वारा रचा गया एक नाटक मात्र था। बायरिया के लिए ऐसी स्थिति का सामना करने का यह पहला अनुभव था, लेकिन पुलिस अकादमी में रहते हुए उसने ऐसे कई मामलों का अध्ययन किया था जहां अगर कोई गिरोह सरगना किसी को मारना चाहता है और पुलिस अचानक वहां पहुंच जाती है तो वह उस व्यक्ति को डराने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है। इस प्रकार पुलिस को लगेगा कि कुछ हुआ ही नहीं है और उनके जाने के बाद हत्याएं जारी रहेंगी। बायरिया को लगा कि विराट भी ठीक यही कर रहा है।
उसी क्षण विराट भी चौंक गया और बायरिया की ओर देखने लगा। वह इस महिला से दोबारा क्यों मिला? ऐसा कई बार हो चुका था, वे एक दूसरे को लगभग जान चुके थे। फिर विराट ने सीधे हाथ हिलाकर उसका अभिवादन किया। क्या संयोग है? ये सुनकर बायरिया को और भी यकीन हो गया कि विराट नियंत्रण में है। एक पुलिस अधिकारी होने के नाते वह मौजूद गिरोह के सरगना से नहीं डरी और विराट पर चिल्लाई, तुम यहाँ आओ। विराट असमंजस में पड़ गया। अब यह महिला क्या कर रही थी? उसे अपने पास आने के लिए क्यों कह रही थी? ये बहुत शर्मनाक होगा, मैं नहीं आऊंगा। ये सुनकर बायरिया को अपने अनुमान पर और भी अधिक यकीन हो गया। चिंता मत करो, कानून तुम्हारी रक्षा करेगा। विराट को अभी भी समझ नहीं आया। तो फिर कानून की बदौलत? अगर और कोई चारा नहीं बचा तो हम यहाँ से चले जाएंगे। आप सभी अपनी अपनी समस्याओं से निपटें। विराट के पास समय बहुत कीमती था, उसे अभी भी लू शिंग्युए से मिलने जाना था। अभी क्या समय हो रहा है? वह अभी भी यहीं था। रास्ता बनाओ। बायरिया अब असमंजस में थी। ये टालमटोल करने की रणनीति होनी चाहिए। उन गिरोह के सरगनाओं ने विराट को जाने दिया, जिससे पुलिस को लगा कि कुछ हुआ ही नहीं। उनके जाने के बाद वे विराट को वापस ले आएंगे। उसने इस तरह की साजिशें कई बार देखी थीं। जाओ मत, आज सब कुछ स्पष्ट कर लेते हैं। बायरिया ने बीच में दखल दिया। फिर उसने ऊंचे चबूतरे पर खड़ी सीए की ओर देखा। दरअसल इस समय सीए को भी उम्मीद थी कि विराट चला जाएगा। यह अप्रत्याशित रूप से साहसी व्यक्ति, जिसने अभी अभी इतनी क्रूर रणनीति अपनाई, निश्चित रूप से साधारण नहीं था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ भी हो सकता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि आज उनका जन्मदिन था और उन्हें कुछ शांति चाहिए थी। बाकी के हिसाब किताब वो जन्मदिन खत्म होने के बाद निपटाएगा। विराट चिंतित था। वास्तव में कुछ भी नहीं है। हम इसे कैसे स्पष्ट कर सकते हैं? ठीक है, नाटक करना बंद करो। जो भी बात हो बस कह दो, मैं उसे सुझाने में तुम्हारी मदद करूंगा। बायरिया ने कहा। सचमुच? विराट ने पूछा। बिल्कुल, बायरिया ने जवाब दिया। वास्तव में उसने सही अनुमान लगाया था। यहाँ निश्चित रूप से कोई समस्या थी और विराट को एक काम में बायरिया की मदद की जरूरत थी। जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो चुके झूमर की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, अभी मैं सावधान नहीं था और उस लैंप को नुकसान पहुंचा दिया। आप बाद में इसकी भरपाई करने में मेरी मदद करें। और आपको पूरी रकम चुकाने की जरूरत नहीं है। ये सब एक गंजे आदमी की वजह से हुआ जिसने इधर उधर सामान फेंका था। आपको सिर्फ आधी रकम ही चुकानी होगी। ये सुनकर बायरिया स्तब्ध रह गया। ये सब क्या था? मुआवजा? किस बात की भरपाई करनी है? झूमर की ओर देखते हुए वह समझ गई, लेकिन बायरिया का गुस्सा भी भड़क उठा। तुम्हारे पैसे चुकाने में तुम्हारी मदद कौन करेगा? मैं आपकी समस्या सुझाने में मदद करने के लिए यहाँ हूँ। इस तरह की बकवास करना बेकार है। लेकिन वह ये बात जोर से नहीं कहती थी, बल्कि पूछती थी, और कुछ नहीं? उसे लगा कि उसका इशारा बहुत स्पष्ट था। और कुछ नहीं? क्या हाल चाल है? विराट ने कहा। सचमुच और कुछ नहीं? बायरिया ने आगे पूछा। आखिर क्या हो सकता है? वह बूढ़ा आदमी बस चाहता था कि मैं थोड़ा सा केक खा लूं। मैंने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि आखिरकार मैं वहां केवल अपने छात्र की मदद करने के लिए था। मेरे छात्र की पिटाई हुई थी और मैं वहां मामले की पैरवी करने के लिए मौजूद था। फिर कुछ नहीं हुआ? विराट ने कहा। बाई जियाओचुन स्तब्ध थी। तभी चौथे मास्टर ने कहा, अधिकारी जी, ये सच है, वह गलत नहीं है और मैं इसकी पुष्टि कर सकता हूँ। अब वह बस यही उम्मीद कर रहा था कि वह इस जन्मदिन का जश्न ठीक से मना सके। ठीक है, बायरिया और कुछ नहीं कहना चाहता था। चूंकि दोनों पक्षों ने ऐसा कह दिया था, इसलिए एक पुलिस अधिकारी होने के नाते उसके पास कहने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं बचा था। लेकिन अचानक उसने दूर से देखा कि स्कारफेस और उसका साथी दीवार के पास गिर पड़े हैं। तो फिर आप उन्हें कैसे समझाएंगे? क्या तुम लोग किसी गिरोह में लड़ रहे थे या क्या? फिर विराट की ओर देखते हुए उसने पूछा, क्या तुम्हें किसी ने तंग किया था? बिल्कुल नहीं, अधिकारी जी। वे लोग शायद खुद ही ठोकर खाकर गिर गए होंगे, कौन जाने। महिलाओं के साथ महीने में कुछ दिन ऐसे होते हैं और इन पुरुषों के दिमाग में भी महीने में कुछ असामान्य दिन होते हैं जब दीवार से सिर टकराना उनके लिए सामान्य बात है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो उनसे पूछ लीजिए। विराट ने चौथे गुरु की ओर इशारा करते हुए बायरिया से कहा। बिल्कुल सही, चौथे गुरु ने हंसते हुए कहा। इस बार बायरिया के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। क्या सचमुच कोई लड़ाई नहीं हुई थी? ये कुछ असामान्य था। उन माफिया सरगनाओं के बारे में उसकी समझ के आधार पर मामूली उकसावे के भी आमतौर पर गंभीर परिणाम होते थे, तो उन्होंने आज विराट को क्यों जाने दिया? अगर ऐसा है तो फिर अपना जन्मदिन मनाना जारी रखें, बायरिया ने कहा। फिर उसने पुलिसकर्मियों से कहा, जाओ। ठीक है, तो हम अधिकारियों को विदाई देते हैं, अन्य गिरोह के सरगनाओं ने कहा। बायरिया अपनी टीम को लेकर चली गई और जैसे ही वे विराट के पास पहुंचे उसने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, बेहतर होगा कि तुम जल्दी से मेरे साथ चलो। ठीक है, विराट ने सिर हिलाया। उसका समय समाप्त हो रहा था। वेईसुओ हक्का बक्का रह गया। उसे ठीक ठीक पता था कि अभी अभी क्या हुआ था। उन्हें धीरे धीरे ये लगने लगा कि शिक्षक विराट अविश्वसनीय थे। चौथे गुरु ने स्पष्ट रूप से पहले ही शिक्षक विराट के मामलों में हस्तक्षेप न करने का निर्णय ले लिया था। ये गुंडे आमतौर पर गुस्सैल स्वभाव के होते हैं, लेकिन अब तो वे पादने की भी हिम्मत नहीं कर रहे थे। ये कहना ही पड़ेगा कि शिक्षक विराट का व्यक्तित्व वाकई प्रभावशाली था। उसके बाद विराट और वेईसुओ बायरिया के साथ चले गए। विराट ने समय पर एक नज़र डाली। काफ़ी देर हो चुकी थी और उसे लू शिंग्युए के दादाजी के जन्मदिन के कार्यक्रम में जल्दी पहुंचना था। क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं? विराट ने बायरिया से पूछा। बोलो, बायरिया ने थोड़ी झुंझलाहट के साथ ठंडे लहजे में जवाब दिया। विराट का क्या मामला था? अगर उसके साथ बदमाशी हुई थी तो उसने सीधे सीधे क्यों नहीं कह दिया? डरने की क्या बात थी? इसे मेरे लिए घर ले चलो। विराट ने बायरिया से बात करते हुए वेईसुओ की ओर इशारा किया।
तुम बायरिया खुद को और रोक नहीं पाए। बेवकूफ़, पहले अपनी देखभाल करने के बारे में सोचो। तुमने उन लोगों से पंगा लिया है तो देर सवेर तुम्हारी मौत तो होनी ही है। लेकिन उसके बोलने से पहले ही विराट वहां से जा चुका था। उसे तो जाना ही था। वह अपनी BMW में बैठा एक शानदार चाल चली और झट से कार सड़क पर दौड़ पड़ी। बायरिया ने हताशा में अपनी मुट्ठियां भींचते हुए सोचा कि यह आदमी बहुत ही असभ्य है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे निपटना चाहती हूँ? उन लोगों को उकसाने के बाद देखते हैं तुम क्या करोगे। तभी वेईसुओ ने बड़ी बड़ी आंखों से बायरिया की ओर देखा और कहा, पुलिस वाली, क्या आपको मेरा शिक्षक पसंद है? आपको पता है, मेरे शिक्षक विराट हमारे प्रधानाचार्य के साथ हैं। तेरी बहन की तरह। बायरिया ने झल्लाकर कहा, मैं उस कमीने को भला कैसे पसंद कर सकती हूँ? ईर्ष्या की विशाल लहर को भांपते हुए वेईसुओ आगे बोलने की हिम्मत नहीं कर पाए। उसे अभी भी घर जाना था, इसलिए उसने फिलहाल चुप रहना ही बेहतर समझा। 202, 203, महल जैसी विला। 202, 203, महल जैसी विला। विराट चला गया और बाई जियाओचुन केवल वेईसु को घर ले जा सका। जियू जो होटल में जन्मदिन समारोह की बात करें तो पिछली घटनाओं ने सभी की जश्न मनाने में रुचि खत्म कर दी थी, इसलिए समारोह बस ऐसे ही आयोजित किया गया। और चूंकि विराट ने इसे बिगाड़ दिया था और वरिष्ठों ने कुछ नहीं कहा, इसलिए अन्य उद्योगपतियों ने भी इस मामले को जाने दिया। आखिरकार विराट द्वारा चाकुओं को तोड़कर मुक्का मारने का कदम वास्तव में सभी की नज़रों में बेहद क्रूर था। BMW चला रहे विराट ने कार के GPS में 25 लिंग माउंटेन रोड दर्ज किया, तुरंत दिशा निर्देश प्राप्त किए, उन्हें देखा और तुरंत वहां चले गए। लिंग माउंटेन रोड फ्लाइंग स्पिरिट माउंटेन से सटी हुई थी, जो जियांगहाई शहर का सबसे ऊंचा पर्वत है और जिसकी ऊंचाई 800 मीटर है। हालांकि फ्लाइंग स्पिरिट माउंटेन कोई साधारण पर्वत नहीं था, बल्कि इसका पहले से ही विकास हो चुका था। घने पेड़ों के अलावा पहाड़ पर चारों ओर घुमावदार सड़कें थीं और हालांकि अब शाम हो चुकी थी, फिर भी यह काफी रोशन था। दूर से देखने पर पहाड़ों की ढलान पर बने विला दिखाई देते थे। स्वाभाविक रूप से ऐसे विला केवल धनी लोग ही खरीद सकते थे। उस समय विला जिले में स्थित 3 मंजिला महल जैसी दिखने वाली विला और भी अधिक आकर्षक लग रही थी। बाहर दर्जनों लग्जरी कारें खड़ी थीं, सभी बेहद प्रतिष्ठित ब्रांडों की थीं, जो यहाँ के लोगों की शक्तिशाली स्थिति को दर्शाती थीं। अंदर की ओर जाने पर विला का मुख्य द्वार दिखाई देता था, जो लगभग 2 मीटर ऊंचा एक काला लोहे का द्वार था, जिसकी रखवाली एक द्वारपाल कर रहा था, जिसने अनचाहे लोगों को अंदर आने से रोकने के लिए काले रंग का कोट पहना हुआ था। अंदर की ओर एक विशाल फव्वारा था, जिसमें घोड़े पर सवार सीजे की एक मूर्ति थी, जो मालिक की कुलीन स्थिति का प्रमाण थी। विला में तो और भी ज्यादा तेज रोशनी थी। आज रात यहाँ जन्मदिन का जश्न मनाया जा रहा था, जिसमें पुरुष और महिलाएं शराब के गिलास लिए आ जा रहे थे और प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी विशिष्ट स्थिति थी। लेकिन इस समय औपचारिक पोशाक पहने एक महिला प्रवेश द्वार पर बेचैनी से खड़ी थी, जो समय देखते हुए समय समय पर आने वाले व्यक्ति की दिशा में देख रही थी। वह लू जिंग्यू थी, विराट की प्रतीक्षा कर रही थी। वह काफी देर से वहां खड़ी थी और उसे विराट के आने का कोई आसार नहीं दिख रहा था। उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। वह उससे संपर्क करना चाहती थी, लेकिन उसके संपर्क विवरण न होने के कारण वह केवल बेसब्री से इंतजार कर सकती थी। वरिष्ठ, आप आ रहे हैं या नहीं? अचानक एक नौकरानी पास आए और बोली, मालकिन, भोज शुरू होने वाला है और मालिक आपको बुला रहे हैं। मुझे जल्दी मत करो, मैं थोड़ी देर और इंतजार करूंगी, आप आगे बढ़िए, लू शिंग्युए ने कहा। उसे डर था कि विराट आ सकता है और उसे अंदर आने का रास्ता नहीं पता होगा, इसलिए वहीं इंतजार करना बेहतर लग रहा था। तो मैं अब चलता हूँ, नौकर ने कहा, और फिर वह चला गया। लू शिंग्युए आगे देखती रही और सोचती रही कि सीनियर को इतना समय क्यों लग रहा है। शायद वह नहीं आ रहा था। उसे थोड़ी घबराहट महसूस हुई। विला के बगल में खड़ी होकर वह आगे घुमावदार पहाड़ी सड़क देख सकती थी। स्ट्रीट लैंप के अलावा वहां कोई और रोशनी नहीं थी, इसलिए कुछ जगहों पर उजाला था और अन्य जगहों पर घोर अंधेरा था। तभी अचानक प्रकाश की एक किरण प्रकट हुई, जो पहाड़ी सड़क पर तेजी से आगे बढ़ रही थी। लू शिंग्युए ने इसे देखा और थोड़ी घबरा गई। यह जरूर सीनियर होंगे, और अगर नहीं तो उसे वापस चले जाना चाहिए। 3 मिनट बाद विला के सामने रोशनी धीरे धीरे करीब आती गई। विराट गाड़ी चलाकर यहाँ आ रहा था। वह पूरी रफ्तार से गाड़ी चला रहा था और आखिरकार पहुंच गया। अचानक ब्रेक लगाते हुए BMW खूबसूरती से घूमने लगी और घर्षण से टायरों से चिंगारियां निकलने लगीं। फिर विराट कार से बाहर निकल गया। ये देखकर लू शिंग्युए का चेहरा खिल उठा और उसने कहा, वरिष्ठ, आप आखिरकार आ ही गए। माफ कीजिएगा, थोड़ी सी समस्या के कारण मुझे देर हो गई, लेकिन मैं देर से तो नहीं आया हूं ना? विराट ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, आपका आना ही बहुत अच्छी बात है। चलो चलते हैं, मैंने तुम्हें अपने दादाजी से मिलवा दिया है, लू शिंग्युए ने कहा। फिर लू शिंग्युए ने विराट का हाथ पकड़ा और वे विला में चले गए। विराट को इस तरह खींचे जाने से थोड़ी असहजता हुई, लेकिन फिर भी वह मुस्कुराया। इस समय मैं जियांगहाई शहर के एक 5 सितारा प्रेसिडेंशियल स्वीट में हूँ। पायजामा पहने बिखरे बालों वाली एक गोरी महिला बुरी तरह घबरा रही थी। विराट जोंग, धिक्कार है विराट जोंग, तुम मुझे नहीं देख रहे हो। उफ, मैं भी तुम्हें नहीं देखना चाहता। तुम्हें देखने की परवाह कौन करता है? विराट जोंग, बेहतर होगा कि तुम मुझे देखने न दो, वरना मैं तुमसे इसका बदला लूंगा। बिस्तर के पास बैठी लिंडा 1 घंटे से अधिक समय से बिस्तर पर लेटे हुए व्यक्ति को देख रही थी, जो धीरे धीरे और अधिक परेशान होता जा रहा था। वास्तव में बिस्तर पर लेटी हुई व्यक्ति मदीना ही थी। हम कब नहाएंगे? आप आमतौर पर इस समय आराम कर रहे होते हैं, और अगर हम और देरी करते हैं तो यह आपकी त्वचा के लिए अच्छा नहीं होगा। लिंडा ने आग्रह करना जारी रखा। अचानक मदीना मुड़ी और उदास भाव से लिंडा की ओर देखते हुए बोली, क्या तुम्हें लगता है कि भाई विराट मुझे पसंद नहीं करते और इसीलिए वो मुझसे नहीं मिल रहे हैं? इससे लिंडा पूरी तरह से हैरान रह गई। उसे न तो कुछ समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है और न ही वह जानती थी कि यह तथाकथित ब्रदर टैंग कौन है।
देखिए मैडम, मुझे कैसे पता चलेगा कि वह आपको पसंद करता है या नहीं? 1 मिनट रुको, क्या तुम किसी रिश्ते में हो? लिंडा को अचानक स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। एक लोकप्रिय स्टार होने के नाते डेटिंग करना वह आखिरी चीज थी जिसकी उसे अनुमति थी। नहीं नहीं, मदीना ने अपना बचाव करते हुए कहा, वास्तव में कुछ भी नहीं था। वह विराट को पसंद करती थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह उससे बच रहा है। अच्छी बात है। वैसे आपने जिस भाई विराट का जिक्र किया है वह आखिर कौन है? मैंने तो उसके बारे में कभी सुना ही नहीं। लिंडा ने पूछा। कोई नहीं, ठीक है, मैं अब नहाने जा रही हूँ। इस बार मदीना खड़ी हुई और सीधे वॉशरूम की ओर चल पड़ी। भाई विराट ने अपना नाम न बताने के लिए कहा था और मदीना को ये बात अच्छी तरह याद थी। लिंडा पूरी तरह से अवाक रह गई और मदीना के तरोताजा होने के बाद उसने उससे कोई बात नहीं की। अल्पविराम। फ्लाइंग स्पिरिट माउंटेन। लू शिंग्युए विराट को विला में लेकर आए और चलते चलते अचानक उसे छींक आ गई। लू शिंग्युए ने तुरंत पूछा, वरिष्ठ क्या हुआ? क्या आपको सर्दी जुकाम है? नहीं। विराट भी हैरान था, सोच रहा था कि उसे अचानक छींक क्यों आ गई। उसी समय 2 और लोग अंदर आ गए। विला के अंदर का नजारा किसी महल जैसा था। हर जगह सूट पहने लोग थे। स्पष्ट रूप से यह उच्च स्तरीय व्यक्तियों का जमावड़ा था, जो चौथे मास्टर के यहाँ पहले हुए जमावड़े से कहीं बेहतर था। वे औपचारिक पोशाक पहने हुए थे और उनके हाथों में लाल शराब के गिलास थे। पुरुष और महिलाएं मिले और गले मिले। स्पष्ट रूप से यह उच्च समाज का जमावड़ा था। केंद्र की ओर देखने पर वहां एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बैठा था जिसके बाल सफेद हो रहे थे, लेकिन उसने चश्मा पहन रखा था, लाल रंग के कपड़े पहने हुए था और वह मिलनसार दिख रहा था। उनके आसपास कई युवक थे, संभवतः वे बुजुर्ग के पोते थे। उनके बगल में हर जगह उपहार बिखरे पड़े थे। वहां रत्न, बड़े बड़े कड़ाहे और जैड के घोड़े, हर तरह के उपहार मौजूद थे। क्या वो तुम्हारे दादाजी हैं? विराट ने पूछा। जी हाँ, मेरे दादाजी का नाम लू हैयांग है, आप उन्हें भी दादाजी कह सकते हैं। लू शिंग्युए ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, मैं समझ गया। विराट ने सिर हिलाया। हालांकि कुछ तो गड़बड़ लग रही थी, किसी और का जन्मदिन था और वह कोई उपहार नहीं लाया था। लेकिन तभी सफेद सूट पहने एक आदमी हाथ में लाल शराब का गिलास लिए अचानक उनके सामने आ गया और लू शिंग्युए से मुस्कुराते हुए बोला, शिंग्युए, तुम एक भिखारी के साथ क्यों घूम रही हो? 203, 204 लू परिवार के लिए बदनामी। 203, 204 लू परिवार के लिए बदनामी। पास आ रहा व्यक्ति सफेद सूट पहने हुए था, जो अरमानी ब्रांड का था। उसकी कलाई पर वेचरॉन कॉन्स्टेंटिन घड़ी थी और उसके चेहरे के भाव आकर्षक थे। स्पष्ट रूप से वह किसी धनी परिवार का दूसरी पीढ़ी का उत्तराधिकारी था, जिसके हाथ में लाल शराब का गिलास था। जैसे ही लू शिंग्युए ने उस व्यक्ति को देखा, उसका चेहरा बिगड़ गया और उसने ठंडे स्वर में कहा, जू हुई, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? फिर लू शिंग्युए ने विराट की ओर मुड़कर माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दीजिए सीनियर। कोई बात नहीं, विराट ने जवाब दिया। सफेद सूट पहने हुए व्यक्ति का नाम जू हुई था, जो दूसरी पीढ़ी का एक धनी उत्तराधिकारी था और उसने लू शिंग्युए में रुचि दिखाई थी। वह आज दादा लू के जन्मदिन में शामिल होने आया था और उसने पहले लू शिंग्युए से बातचीत शुरू करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया और बाहर किसी और का इंतजार कर रही थी, जिससे जू हुई नाराज हो गया। उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि लू शिंग्युए वास्तव में विराट जैसे किसी व्यक्ति का इंतजार कर रही थी, जिससे वह और भी क्रोधित हो गया। इसलिए उसने आकर बात करने का फैसला किया ताकि पता चल सके कि मामला क्या है। जू हुई मुस्कुराई और बोली, मेरा मतलब क्या हो सकता है? मैं तो बस एक दोस्त बनाना चाहता था। फिर उसने विराट की ओर देखा, अपना हाथ बढ़ाया और अपना परिचय देते हुए कहा, भाई, मुझे नहीं पता कि आपको कैसे संबोधित करूं। मैं जू हुई हूँ, जियांगहाई जू कॉर्पोरेशन का उत्तराधिकारी। उनका मानना था कि युवा पीढ़ी के बीच उनकी प्रतिष्ठा बहुत महत्वपूर्ण थी और इस व्यक्ति ने उनके बारे में सुना होगा और निश्चित रूप से उनसे हाथ मिलाएगा। फिर वह तुरंत अपना हाथ पीछे खींचकर उस आदमी को उसकी औकात दिखा सकता था। बेशक जू हुई निडर था, क्योंकि वह जियांगहाई के सभी प्रमुख युवा उस्तादों से मिल चुका था, लेकिन उसने इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए उसे नाराज करने का कोई डर नहीं था। हालांकि जू हुई के आश्चर्य के लिए विराट ने उसकी ओर देखा तक नहीं और न ही एक शब्द कहा, जिससे जू हुई पूरी तरह से अधर में लटक गया। इससे जू हुई का चेहरा बिगड़ गया। भाई, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप कहाँ काम करते हैं? जू हुई ने फिर पूछा। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, क्या आप जा सकते हैं? विराट ने ठंडे स्वर में कहा और फिर लू शिंग्युए के साथ चला गया। इससे जू हुई को पूरी तरह से अपमानित महसूस हुआ। जू हुई के चेहरे का रंग उड़ गया और वह गुस्से से केवल अपने दांत पीस सकता था। इस आदमी ने सचमुच में इतनी हिम्मत कर ली कि उसका अपमान करे। उन दोनों को जाते हुए देखकर उसकी आंखों में एक जहरीली चमक भर आए। अज्ञानी मूर्ख, बस देखते रहो। उस समय लू शिंग्युए विराट को लू हैयांग के पास ले जा रही थी ताकि उसका परिचय करा सके। चलते हुए उसने याद दिलाया, वरिष्ठ, उस जू हुई पर गुस्सा मत कीजिए। वह शू परिवार का इकलौता बच्चा होने के कारण अक्सर दूसरों को नीचा समझता है। मुझे डर है कि वह आपको गिराने की कोशिश करेगा, इसलिए सावधान रहें। ये धनी दूसरी पीढ़ी के वारिस बहुत ही तुच्छ हैं। विराट हंसा और हाथ हिलाते हुए बोला, कोई बात नहीं। वह तुच्छ लोगों से झगड़ा करने के स्तर तक गिरने वाला व्यक्ति नहीं था। अच्छी बात है, चलो मेरे दादाजी से मिलने चलते हैं। मैंने उसे तुम्हारे बारे में बता दिया है और वह तुमसे मिलने के लिए बेताब है। लू शिंग्युए ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी उनसे मिलने का बेसब्री से इंतजार था। जल्द ही लू जिंग्युए विराट को लू हैयांग के पक्ष में ले आया। लू हैयांग के बगल में कई अधेड़ उम्र के पुरुष और महिलाएं थीं जो उनकी जमकर चापलूसी कर रही थीं। पिताजी, मैं कामना करता हूं कि आपका धन पूर्वी सागर जितना विशाल हो और आपकी आयु दक्षिणी पर्वतों से भी लंबी हो। एक अन्य महिला, जिसके हाथ में जैड की बुद्ध प्रतिमा थी, ने कहा, पिताजी, यह आपकी बेटी का उपहार है। हालांकि लू हैयांग बहुत खुश नहीं दिखी, उन्होंने बस हल्की सी मुस्कान दी।
लेकिन वे सभी लोग तारीफों की झड़ी लगाते रहे, वे सब लू हैयान के ही बच्चे थे। तभी लू शिंग्युए विराट के साथ वहां पहुंची और खुशी से बोली, दादाजी मैं आ गई हूँ। शुरू में लू हैयान का चेहरा उदास था, लेकिन जैसे ही उसने लू शिंग्युए को देखा उसका व्यवहार बहुत ही प्रसन्न हो गया और उसने कहा, शिंग्युए तुम यहाँ हो। हाँ, लू शिंग्युए ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अधेड़ उम्र के पुरुषों और महिलाओं ने तिरस्कार भरी निगाहों से लू शिंग्युए की ओर देखा, लेकिन उनकी दिलचस्पी जल्द ही विराट की ओर मुड़ गई। विराट ने दोस्ताना मुस्कान दी और फिर अपना ध्यान लू हैयान की ओर मोड़ दिया, लेकिन बाकी लोगों ने विराट को उत्सुकता भरी निगाहों से देखा। लू जिंग्यू लू हैयान के पास आए और झुककर बोली, दादाजी मेरी प्यारी पोती, तुम यहाँ इतने लंबे समय से हो और अपने दादाजी का साथ देने नहीं आए हो। लू हैयान ने कहा। लू शिंग्युए अपने आने के बाद से ही विराट का बाहर इंतजार कर रही थी और अभी तक अंदर नहीं आई थी। दादाजी क्या मैं अभी अभी नहीं आई हूँ? लू शिंग्युए ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने एक जिन से सुना कि तुम किसी का इंतजार कर रहे थे, वो कौन है? लू हैयान ने कहा। एक जिन लू हैयान का निजी बटलर है जिसने पहले लू शिंग्युए से संपर्क किया था। लू शिंग्युए मुस्कुराए और बोली, दादाजी मैं आपको किसी से मिलवाती हूँ। फिर वह विराट के पास गई और लू हैयान से उनका परिचय कराते हुए बोली, दादाजी ये मेरे बड़े हैं, विराट जोंग। और उसने विराट से परिचय कराते हुए कहा, ये मेरे दादाजी हैं। लू हैयान और विराट ने एक दूसरे को देखा और दोनों मुस्कुराने लगे। विराट ने खुशी से पुकारा, दादाजी आओ मुझे तुम्हें देखने दो। लू हैयान ने बढ़ते उत्साह के साथ विराट की ओर देखते हुए कहा। हाँ, इसी बीच लू हैयान के बेटे और बेटियां इस समय विराट को परखने के बाद धीमी आवाज में आपस में बातचीत करने लगे। इस आदमी के कपड़े फटे पुराने हैं, यह कोई अमीर नौजवान मालिक तो नहीं होगा। लू शिंग्युए इस आदमी को पापा के जन्मदिन के जश्न में लेकर आई है। ऐसा लगता है कि उसे उसमें दिलचस्पी हो गई है। वह बदचलन लू शिंग्युए, कब से उसके इतने घटिया मापदंड हो गए? लू शिंग्युए की चाची ने इस समय उपहास भरे लहजे में कहा। कौन परवाह करता है, चलो बस इंतजार करके देखते हैं, एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा। उनका नाम लू चेन था, जो लू परिवार के सबसे बड़े बेटे थे। इसके तुरंत बाद लू चेन विराट की ओर बढ़ा, मुस्कुराया और कहा, वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति। आपकी उपस्थिति से कुछ असाधारण बात पता चलती है, बस आपकी छवि थोड़ी कमजोर है, बाकी सब कुछ काफी अच्छा है। हालांकि ये शब्द तारीफ जैसे लग रहे थे, लेकिन हर कोई इसका निहितार्थ समझ गया था। लू शिंग्युए के चेहरे के भाव कुछ विकृत हो गए। विराट ने ये सुना और इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। विराट की कोई प्रतिक्रिया न देखकर लू चेन ने अपनी आंखें सिकुड़ी और आगे बढ़ते हुए हाथ बढ़ाया। हमारी शिंग्युए को शायद कुछ लोग बहका लें, लेकिन माता पिता होने के नाते हम दूल्हों की अच्छी तरह से जांच करेंगे ताकि कोई भी बुरे इरादे वाला व्यक्ति भ्रम में न पड़ जाए। इसका निहितार्थ और भी स्पष्ट था, वह यह संकेत दे रहा था कि विराट एक जिगोलो था। लू शिंग्युए तुरंत उत्तेजित हो गई। चाचा जी आप क्या कह रहे हैं? लू चेन मुस्कुराते हुए मुड़ा और बोला, मेरा मतलब सिर्फ आपकी जांच पड़ताल में मदद करना है, बस इतना ही। क्या तुम बॉयफ्रेंड को घर लाती हो और उसका परिचय भी नहीं कराती? वह किस परिवार का छोटा मुखिया है? ऐसा कहकर वह व्यंग्य कर रहा था। उन्होंने ये निर्धारित कर लिया था कि यह व्यक्ति किसी भी प्रतिष्ठित परिवार से संबंधित नहीं हो सकता। आखिर एक धनी युवा मालिक ऐसे कपड़े कैसे पहन सकता है? लू चेन के अधीन एक निर्माण कंपनी थी और विराट की पोशाक इस कंपनी के श्रमिकों की पोशाक से मिलती जुलती थी। चाचा जी आप, लू शिंग्युए का चेहरा बिगड़ गया। वह जानती थी कि उसका चाचा कभी कभी उसे निशाना बनाएगा, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा ठीक उसी समय होगा। क्या इसे उसका वरिष्ठ व्यक्ति मजाक का पात्र नहीं बन रहा था? फिर लू शिंग्युए ने माफी भरे चेहरे के साथ विराट की ओर मुड़कर कहा, मुझे माफ कर दीजिए सीनियर, कोई नुकसान नहीं हुआ। विराट ने हाथ हिलाया और लू चेन की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, जब कोई मेरा नाम पूछे तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ? मैं शारीरिक शिक्षा का शिक्षक हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, लू चेन जोर से हंस पड़ा और उसके साथ अन्य लोग भी उससे भी ज्यादा जोर से हंसने लगे। शारीरिक शिक्षा शिक्षक, मुझे अब याद आया, क्या शिंग्युए फर्स्ट मिडिल स्कूल की प्रिंसिपल नहीं है? वह जरूर वहाँ का कोई जाना पहचाना व्यक्ति होगा। हालांकि लू चेन का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। शिंग्युए आज तुम्हारे दादाजी का जन्मदिन है, आपने शिक्षक को क्यों आमंत्रित किया? क्या आपको इस बात का एहसास नहीं है कि आज यहाँ मौजूद हर व्यक्ति समाज का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है? क्या आप हमारे लू परिवार को शर्मिंदा नहीं कर रहे हैं? 204, 205 उपहार भेजना, 204, 205 उपहार भेजना। क्या यही वह व्यक्ति नहीं है जो हमारे लू परिवार को बदनाम करने आ रहा है? लू चेन ने कहा। यह शब्द सुनते ही लू शिंग्युए का चेहरा बिगड़ गया। लू चेन द्वारा उसे निशाना बनाना एक या दो दिन की बात नहीं थी, और हालांकि सामान्य परिस्थितियों में यह सहनीय था, लेकिन इस समय यह अस्वीकार्य था। वह जानती थी कि ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि लू चेन को लगता था कि विराट उसका प्रेमी है, इसीलिए उसने इस तरह बात की। लेकिन विराट उसका प्रेमी नहीं था। वह वास्तव में विराट की प्रेमिका बनना चाहती थी, लेकिन मुख्य बात यह थी कि क्या विराट को प्रेमिका के रूप में उसकी जरूरत थी या नहीं। नहीं, वह किसी भी कीमत पर विराट को गलत नहीं समझे जाने दे सकती थी। लू शिंग्युए ने माफी भरे चेहरे से विराट की ओर देखा, फिर लू चेन की ओर मुड़कर कहा, चाचा जी वह मेरे वरिष्ठ हैं, मैंने उन्हें आमंत्रित किया है। आप सब क्या सोच रहे हैं? ऐसा कहकर उन्होंने विराट पर पड़ने वाले बोझ को कम करने का लक्ष्य रखा। जब तक वह ये दावा करती रहेगी कि उसका अपने वरिष्ठ अधिकारी से कोई संबंध नहीं है, तब तक चीजें आसान होनी चाहिए। लू चेन ने विराट की ओर देखा और अचानक उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव उभर आए। अगर वह प्रेमी नहीं होता तो लू चेन अगर लू शिंग्युए को निशाना बनाना भी चाहता तो वह इस व्यक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पाता। लेकिन फिर भी वह हार मानने को तैयार नहीं था, इसलिए उसने कहा, तो बात कुछ ऐसी है,
शिंग्युए, मैं तुम्हें बता दूं, अगर कोई आदमी तुमसे शादी करना चाहता है लेकिन उसकी हैसियत काफ़ी अच्छी नहीं है या उसके पास पैसा नहीं है, बिल्कुल तुम्हारे बगल वाले की तरह, तो तुम्हें उसे हमारे लू परिवार में वापस नहीं लाना चाहिए। इससे हमारे परिवार का फेंग शुई बिगड़ जाएगा। लू शिंग्युए बेहद गुस्से में थी। लू चेन, तुम क्या बात कर रहे हो? आज दादाजी का जन्मदिन है। क्या आपको वाकई इस तरह व्यवहार करना जरूरी है? मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो बस अपने लू परिवार के मेहमानों के स्वागत करने के तरीके पर जोर दे रहा हूँ। लू चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह एक परेशान करने वाली लड़की को निशाना नहीं बना पाएगा। बस करो तुम सब, अचानक लू हैयान चिल्लाया। लू परिवार में एक वरिष्ठ सदस्य होने के नाते एक बार जब वह बोल देते थे तो कोई और कुछ नहीं बोलता था। लू चेन, एक बड़े होकर तुम छोटों से इस तरह कैसे बात कर सकते हो? लू हैयान ने ठंडे लहजे में कहा। पापा, मैं शिंग्युए को समझा रहा हूँ, वह किसी को भी यूं ही घर नहीं ला सकती, इससे दुर्भाग्य आता है। लू चेन ने कहा। चुप रहो। लू हैयान क्रोधित हो गए। लू चेन ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। लू हैयान ने बस विराट की ओर देखा और प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, युवक, जो कुछ तुमने देखा उसके लिए मुझे खेद है। क्योंकि आप शिंग्युए के दोस्त हैं, इसलिए आप हमारे मेहमान हैं। वहाँ खाने पीने का सामान है, आप खुद ले लीजिए। इस समय विराट शांतिपूर्वक उनकी बातचीत सुन रहा था, ये जानते हुए कि लू चेन अक्सर लू शिंग्युए को निशाना बनाता होगा। लू हैयान की बातें सुनकर वह मुस्कुराया और बोला, धन्यवाद दादाजी लू। विराट ने उन्हें दादाजी कहकर इसलिए पुकारा क्योंकि उसे दूसरे व्यक्ति के शब्दों में दयालुता का भाव महसूस हुआ। हालांकि विराट ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसका अपमान यूं ही किया जा सके। ये कैसी बदकिस्मती है, आप क्या कहना चाहते हैं? लू शिंग्युए ने भी विराट की ओर देखा और कहा, वरिष्ठ, मेरे साथ आइए, मैं आपको कुछ खाने के लिए ले चलती हूँ। अभी जो कुछ हुआ उसे भूल जाए। नहीं, मैं इसे क्यों भूलूं? विराट ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा और लू चेन के बगल में आकर खड़ा हो गया। विराट की निगाहें और वह आधा मुस्कुराता चेहरा देखकर लू चेन कांप उठा, मानो उसे लगा जैसे कोई संहार का देवता घूर रहा हो। क्या आप क्या चाहते हैं? मैं कुछ भी नहीं करना चाहता, मैं बस आपको बताना चाहता हूँ, हाँ, मैं लू शिंग्युए का प्रेमी हूँ। विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। जब सभी लोग उत्सव का आनंद लेने में व्यस्त थे तभी विराट के शब्द बोलते ही सबकी निगाहें उसकी ओर मुड़ गईं, खासकर उसके दावे से सभी लोग स्तब्ध रह गए। क्या लू शिंग्युए का बॉयफ्रेंड? लू परिवार की प्रिय राजकुमारी लू शिंग्युए के बारे में सभी जानते थे, जिसे लू हैयान बहुत प्यार करता था। कई लोगों ने भविष्यवाणी की थी कि लू परिवार की बागडोर एक दिन लू शिंग्युए के हाथों में आ सकती है। जियांगहाई, लू परिवार की शक्ति के बारे में सोचिए, यह कोई छोटी बात नहीं है। लू जिंग्युए स्तब्ध रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि विराट ऐसी बात कहेगा। विराट की आंखों में दिख रहे भाव को देखकर वह समझ गई कि वह उसके लिए खड़ा हो रहा है। ऐसा प्रतीत हुआ कि उसने ये देख लिया था कि उसे निशाना बनाया जा रहा है। इस समय लू शिंग्युए को विराट के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव महसूस हो रहा था, लेकिन किसी कारणवश जब विराट ने खुद को उसका प्रेमी बताया तो लू शिंग्युए का दिल धड़कने लगा। लू चेन हंस पड़ी, ये सोचकर कि अब चूंकि यह व्यक्ति लू शिंग्युए का प्रेमी है तो उससे निपटना आसान होगा। ऐसे बॉयफ्रेंड को घर लाना तो एक करारा झटका खाने लायक था। भीड़ में मौजूद धनी दूसरी पीढ़ी के जू हुई ने यह सुनकर गुस्से से लगभग फट पड़े और बोले, ये घिनौना है। उस निकम्मी लू शिंग्युए ने ऐसे भिखारी को अपना प्रेमी बना लिया। क्या वह अंधी है? जिन लोगों की पहले लू शिंग्युए के बारे में अच्छी राय थी वे अब आक्रोश में थे। सभी की यही प्रतिक्रिया थी। इस समय तो लू हैयान भी हैरान रह गया, शिंग्युए का बॉयफ्रेंड। हालांकि वह तुरंत मुस्कुराया। उस समय सबकी निगाहों के सामने विराट ने लापरवाही से लू शिंग्युए का हाथ पकड़ा, मानो चल रही घटनाओं से अप्रभावित होकर आगे बढ़ गया। चलो जाकर देखते हैं, विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। लू शिंग्युए अवाक रह गई। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसकी वरिष्ठ उसे हाथ पकड़कर ले जाएगी। उसे किसी भी बात की परवाह नहीं थी और उसने विराट को ही आगे बढ़ने दिया। पलक झपकते ही सबकी निगाहें उन पर टिक गईं। लू शिंग्युए ने वास्तव में उसे स्वीकार कर लिया। क्या वह लड़का वाकई लू शिंग्युए का बॉयफ्रेंड हो सकता है? अरे यार, क्या ये गाय के गोबर में फंसा हुआ फूल नहीं है? हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? लू चेन ने लू शिंग्युए और विराट को जाते हुए देखा और उसकी आंखों में और भी गहन अर्थ भर आया। उनके बगल में ही किसी ने आकर पूछा, बड़े भाई, हमें क्या करना चाहिए? बेशक, हमें उस व्यक्ति को निशाना बनाना होगा। पिताजी के यहाँ होने से हम लू शिंग्युए को केवल अप्रत्यक्ष रूप से ही निशाना बना सकते हैं, लेकिन उसके प्रेमी के मामले में हम उससे सीधे तौर पर भिड़ सकते हैं। उस आदमी के पहनावे को देखो, वह निश्चित रूप से गरीब है। बाद में उसे पूरी तरह से अपमानित करो, उसे पीछे हटने पर मजबूर करो। लू चेन ने कहा, समझ गया बड़े भाई, उसके बगल में खड़े व्यक्ति ने कहा। और फिर लू चेन ने विराट और लू शिंग्युए की पीछे हटी हुई आकृतियों को देखा और मन ही मन व्यंग्य करते हुए कहा, अब तो तुम्हारी खैर नहीं। इस समय तक विराट ने लू शिंग्युए के साथ कुछ खाना ले लिया था और वे खिड़की के पास बैठ गए थे। लू शिंग्युए को बिल्कुल भी भूख नहीं थी। विराट को खाना चट करते देख उसने कहा, वरिष्ठ, आपको चले जाना चाहिए। लू चेन जल्द ही तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी कर देगा। कोई चिंता नहीं, विराट ने कहा। चिंता न होने की बात कैसे हो सकती है? सीनियर, आपको कभी यह नहीं कहना चाहिए था कि आप मेरे बॉयफ्रेंड हैं। इससे तुम्हें बहुत परेशानी होगी, समझ रहे हो? लू चेन को इससे ज़्यादा खुशी किसी और बात से नहीं होगी कि मुझे लू परिवार से निकाल दिया जाए। लू शिंग्युए ने चिंता से कहा, बिल्कुल, मुझे पता है। विराट ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये जानते हुए भी तुमने ऐसी बात कहने की हिम्मत की? लू शिंग्युए ने कहा। तो क्या हुआ अगर मैंने ऐसा किया? विराट ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लू चेन लू परिवार की संपत्ति पर कब्जा करना चाहता है। चूंकि मैंने कम उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया था, इसलिए मेरे दादाजी मुझे लू परिवार का उत्तराधिकारी बनाने पर तुले हुए हैं। इसलिए लू चेन और उसके लोग मुझे अपने लिए एक कांटा मानते हैं।
वे मुझे लू परिवार से बाहर निकालने के लिए बेताब हैं, लू शिंग्युए ने समझाया। ये सुनकर विराट ने लू शिंग्युए की ओर देखा और एक अवर्णनीय भावना महसूस की। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लू जिंग्यू चुप हो गया। इसी बीच भोज के केंद्र में काले सूट पहने एक मेजबान प्रकट हुए। लू परिवार, जो एक बड़ा कुल है, के लिए जन्मदिन निश्चित रूप से एक गंभीर अवसर होता है। काले सूट में यह मेजबान भी एक सेलिब्रिटी था। उस समय वह जोशपूर्वक लू हैयान की उपलब्धियों की प्रशंसा कर रहे थे और सुनने वाली भीड़ ने जोरदार तालियों के साथ जवाब दिया। फिर उपहार देने की रस्म का समय आ गया। ये देखकर लू शिंग्युए ने विराट से कहा, वरिष्ठ, चलिए हम भी जाकर देख लेते हैं। लेकिन रुकिए, आप उपहार तो लाए ही नहीं। आपको देर से बताने की गलती मेरी है, आपको तैयारी करने का समय नहीं मिला। कोई बात नहीं, मेरे दादाजी ऐसी बातों पर इतना ध्यान नहीं देते। ठीक है। विराट ने अपना आखिरी निवाला खत्म कर लिया और वह भी उधर चला गया। हालांकि उसे पहले से ही पता था कि उसे क्या उपहार लाना है। एक के बाद एक लोग अपने उपहार लेकर लू हैयान के पास पहुंचे, उन्हें बधाई दी और फिर अपने उपहार उन्हें सौंप दिए। लू हैयान बेहद खुश थी। आज उनका भव्य जन्मदिन समारोह था, इसलिए वे बहुत खुश थे। इस समय एक के बाद एक उपहार लाए जाने लगे और लू हैयान के बगल में उपहारों का ढेर काफी बढ़ गया। इनमें से अधिकांश महंगी घड़ियां थीं, साथ ही साथ मूल्यवान जेडाइट और ब्लड जेड भी थे। वहां हर तरह के उपहार थे। लू चेन ने एक जेड का घोड़ा भेंट किया जिसने वहां मौजूद सभी लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। सभी की निगाहें उस हरे रंग के घोड़े पर टिकी थीं, जो जोशीला और बेलगाम था। मैं कामना करता हूं कि पिताजी इस हरे रंग के घोड़े की तरह ही हष्टपुष्ट हों। लू हैयान मुस्कुराने लगी। आसपास मौजूद दर्शक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठे। लू चेन में वाकई बहुत ही सच्ची पितृभक्ति है। रुको, मैंने इस हरे रंग के घोड़े को कहीं देखा है। हाँ, मैंने भी इसे देखा है। इसे अधिकाधिक लोगों ने स्वीकार किया। क्या ये गुवान यू के लाल खरगोश घोड़े की मूर्ति नहीं है? विराट राजवंश के दौरान तराशी गई इस कृति को पूरा करने में 77 जेड शिल्पकारों को 1 महीने से अधिक का समय लगा। अरे वाह, ये तो एक सांस्कृतिक धरोहर है। हाँ, मैंने सुना है कि पूरी दुनिया में ऐसा सिर्फ एक ही है। बहुत बढ़िया, इस बार तो हमारी आंखें सचमुच खुल गई हैं। लू चेन ने आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ एक तरफ खड़े होकर दृश्य से संतुष्टि व्यक्त की। हालांकि विराट ने जेड के घोड़े को देखते हुए अपना सिर हिलाया। अधिकांश मेहमान उपहार लेकर आए थे, जिन्हें उन्होंने बारी बारी से भेंट किया। अंत में लू शिंग्युए ने भी एक उपहार तैयार किया था, एक क्रिस्टल हार जिसे उसने अपने हाथों से बनाया था और इसे बनाने में उसने काफी समय बिताया था। दादाजी के लिए मैं 100 साल की लंबी उम्र की कामना करती हूँ। लू शिंग्युए जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गई। जल्दी उठो, लू हैयान ने मुस्कुराते हुए कहा। लगभग सभी ने उपहार दिया था। बेशक उपहार देना उत्सव का केवल पहला हिस्सा था। पुरुष मेजबान ने देखा कि कोई और उपहार लेकर आगे नहीं आ रहा है, इसलिए वह अगले सेगमेंट की ओर बढ़ने ही वाला था। जरा रुकिए, अचानक लू चेन बोल पड़ी। बाकी लोग स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि लू चेन अचानक ऐसी बात क्यों कहेगा। सभी ने देखा कि लू चेन आगे बढ़ा और दूर खड़े विराट की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए बोला, मुझे आश्चर्य है मेरी भतीजी के प्रेमी, तुम मेरे पिता के लिए किस तरह का उपहार लाए हो। कल से अपडेट फिर से शुरू हो जाएंगे, आज आखिरी व्यस्त दिन है। 205, 206, घोड़े को कुचल दो। 205, 206, घोड़े को कुचल दो। जैसे ही लू चेन के शब्द सामने आए, सभी को याद आया कि लू शिंग्युए का प्रेमी होने का दावा करने वाला यह व्यक्ति कोई उपहार लेकर नहीं आया था। अचानक सभी की निगाहें विराट पर टिक गईं। वह सबका ध्यान आकर्षित करने का केंद्र बन गया और भीड़ में चर्चाओं की लहर दौड़ गई। हाँ, उस आदमी ने सचमुच कोई उपहार नहीं लाया। मुझे लगता है कि वह निश्चित रूप से कोई उपहार नहीं लाया। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? जरा सोचिए, वह लू शिंग्युए का प्रेमी होने का दावा करता है। यदि वह लू शिंग्युए से शादी करना चाहता था तो उसे निश्चित रूप से लू हैयान को प्रसन्न करना होगा। अब वह कुछ भी नहीं लाया है, इसलिए निश्चित रूप से उसके पास कुछ भी नहीं है। ये बात कुछ हद तक तो समझ में आती है। बाद में जब भीड़ ने दोबारा विराट की ओर देखा तो उनकी आंखों में और भी अधिक तिरस्कार भर गया। बिना कोई उपहार लाए आना, उसे वाकई में यह नहीं पता था कि व्यवहार कैसे करना चाहिए। लू चेन ने आसपास के लोगों का विराट के प्रति रवैया भांप लिया और इस परिणाम से प्रसन्न होकर ठंडी मुस्कान बिखेरी। लू शिंग्युए की उपस्थिति में जब अंततः लू हैयान का निधन हुआ और उनकी संपत्ति का बंटवारा हुआ तो उन्हें कम हिस्सा मिलता, इसलिए लू शिंग्युए को भगाना पड़ा। बेशक वे लू शिंग्युए को सीधे निशाना नहीं बना सकते थे, इसलिए उन्होंने उसके बगल में खड़े व्यक्ति से शुरुआत की। फिर विराट को देखकर लू चेन ने मन ही मन सोचा, बेचारा, तुम्हें लू शिंग्युए के साथ अपने संबंध के लिए खुद को दोषी ठहराना चाहिए। उस क्षण लू शिंग्युए के चेहरे पर अप्रिय भाव आ गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि लू चेन इस माहौल में ऐसी बातें कहेगा। आप, क्या बात, भतीजी, आज तुम्हारे दादाजी का 90वां जन्मदिन है। तुम अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ लेकर आए हो, यकीनन तुम्हारे पास कोई रहस्यमय प्रतिभा होगी। चलो हम सब एक बार देख लेते हैं, लू चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। बिल्कुल, हम सब आश्चर्यचकित होना चाहते हैं, लू हैयान के अन्य बच्चों ने भी एक साथ कहा। उन सभी ने देखा कि विराट खाली हाथ आया था, जिसका मतलब था कि उसके पास कुछ भी नहीं था। इस बार वे लू शिंग्युए को शर्मिंदा करने का मौका ढूंढ रहे थे। इस क्षण अन्य मेहमान भी हंसने लगे। वे लू परिवार की शिकायतों से अनजान थे और केवल विराट द्वारा लाए गए उपहार को देखना चाहते थे। बिल्कुल, मैं देखना चाहता हूं कि उसकी प्रतिभा क्या है। धनी दूसरी पीढ़ी के सदस्य जू हुई भी उत्साहपूर्वक कूद पड़े। लू हैयान को उपहार में खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अब जब लोग उसे उकसा रहे थे तो वह भी उसे देखना चाहता था। अगर शिंग्युए को कोई पुरुष पसंद आया है तो उस पुरुष में कुछ असाधारण गुण जरूर होंगे। ये दृश्य देखकर लू शिंग्युए विराट के पास गई और फुसफुसाते हुए बोली, वरिष्ठ, आपको परेशानी देने के लिए मुझे खेद है। विराट ने मुस्कुराते हुए कहा, इसे परेशानी कैसे माना जा सकता है?
क्या ये परेशानी नहीं है? लू चेन तुम्हें निश्चित रूप से अपमानित करेगा। अरे ये सब मेरी ही गलती है, मुझे तुम्हें यहाँ नहीं लाना चाहिए था। लू शिंग्युए ने आह भरी। अपमानित करना? विराट हंसते हुए उस जेड घोड़े को देख रहे थे जो लू चेन ने अभी अभी लू हेयान को भेंट किया था और हल्के से बोले, कौन किसे अपमानित करेगा यह अभी निश्चित नहीं है, इसलिए घबराए नहीं। लू शिंग्युए कुछ हद तक असमंजस में थी। विराट ने जेड हाउस को देखा, यह नकली था। इसके नकली होने का कारण यह था कि असली वस्तु इस समय विराट के पास थी। दरअसल इस जेड हाउस को एक बार अंतर्राष्ट्रीय कब्र लुटेरों ने गुवान यू की कब्र से चुरा लिया था। बेशक यह जेड घोड़ा जुबान देश में लुटेरों द्वारा चुराए गए खजानों में से एक था, जिसमें राष्ट्रीय पत्थर की आत्मा, विशालतियान हलबर्ड आदि जैसी कई अन्य प्राचीन वस्तुएं भी शामिल थीं। बाद में जब इस डकैती ने पूरे देश को झकझोर दिया तो विराट और उनके लोगों ने कार्रवाई की। जुबान देश के नागरिक के रूप में विराट को जब इसके बारे में पता चला तो उसने सीधे एक टीम का नेतृत्व करते हुए इन अंतर्राष्ट्रीय कब्र लुटेरों का सफाया कर दिया। उस समय कई सांस्कृतिक अवशेष बरामद किए गए थे और विराट ने उनमें से कई को लौटा दिया था, लेकिन उन्होंने जेड हाउस को अपने पास रख लिया था, जिसका अर्थ है कि रेड हेयर जेड हाउस वर्तमान में विराट के पास था। इसलिए लू चेन के पास जो कुछ भी था वह निश्चित रूप से नकली था। फिर विराट आगे बढ़ा और दूर खड़े लू चेन और उसके समूह को देखकर मुस्कुराया। इस मुस्कान ने लू चेन को पूरी तरह से हैरान कर दिया। आखिर चल क्या रहा था? क्या ऐसा हो सकता है कि यह व्यक्ति वाकई कोई उपहार लाया हो? असंभव है ना। अगर वह कोई उपहार लाया होता तो अब तक अवश्य ही उसे प्रस्तुत कर चुका होता। चूंकि उसने अभी तक उसे बाहर नहीं निकाला है, इसलिए उसके पास कुछ भी नहीं होना चाहिए। लू चेन ने एक शातिर मुस्कान दी, ये देखने के लिए उत्सुक था कि यह आदमी किस तरह की चीज बना सकता है। हंसते हुए विराट की नज़र अपने आसपास के लोगों पर पड़ी और उसने कहा, चूंकि हर कोई मेरा उपहार देखने के लिए इतना उत्सुक है, इसलिए निश्चित रूप से मुझे इसे सभी को दिखाना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि आप मेरा उपहार देखें, मुझे कुछ और कहना होगा। ये सुनकर सभी लोग अचंभित रह गए। कुछ और कहना चाहते हैं? कहने के लिए और क्या बचा है? अब और क्या चर्चा करने को बचा है? लू चेन हंस पड़ा। उसे लगा कि वह आदमी समय बिताने की कोशिश कर रहा है। फिर अंत तक रुके, देखिए आप क्या सोच पाते हैं। लू शिंग्युए अवाक रह गई, लेकिन जब उसने विराट के आत्मविश्वास से भरे चेहरे को देखा तो उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। वह बुजुर्ग व्यक्ति चमत्कार करने वाला था, शायद वह सचमुच कोई प्रतिभा लेकर आया था। बाकी लोग भी चुप हो गए और विराट को घूरने लगे। उन्होंने देखा कि विराट अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा रहा था, बल्कि सीधे लू हेयान की ओर चल पड़ा और आदरपूर्वक पूछा, दादाजी लू, क्या मैं आपका उपहार देख सकता हूँ? लू हेयान एक पल के लिए चौंक गया, फिर मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल कर सकते हो। सभी लोग हैरान थे, वह क्या कर रहा है? मुझे हमेशा लगता है कि यह आदमी कुछ हद तक रहस्यमय है। हाँ, क्या सचमुच कोई रहस्यमय बड़ा उपहार हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो स्पष्ट है कि वह सिर्फ समय बिताने के लिए ऐसा कर रहा है। पहले देखते हैं क्या होता है। उसी क्षण उन्होंने देखा कि विराट उस लाल खरगोश के आकार के जेड घोड़े के पास गया जो लू चेन ने पहले लू हेयान को दिया था और उसने उस जेड घोड़े को अपने हाथ में पकड़ लिया। जेड का घोड़ा नकली है, असली घोड़ा विराट के पास है। जब अन्य लोगों ने विराट को जेड के घोड़े को उठाते हुए देखा तो वे समझ नहीं पाए कि वह क्या करने का इरादा रखता है। लू चेन ने उपहास करते हुए कहा, बच्चे इसे कसकर पकड़ लो, ये लाल खरगोश वाला जेड घोड़ा है जिसकी कीमत कई करोड़ है। अगर तुमने इसे तोड़ा तो तुम्हें मुझे हर्जाना देना होगा। वह विराट को डराने की कोशिश कर रहा था और लाखों करोड़ों की कीमत का इस्तेमाल करके इस गंवार को, जैसा कि वह उसे समझता था, उसकी औकात में रखना चाहता था। कई करोड़। उनके आसपास मौजूद सभी मेहमान वस्तु के भारी मूल्य की सराहना करते हुए आश्चर्यचकित रह गए। लेकिन अगले ही पल उन्होंने देखा कि विराट का मुंह थोड़ा ऊपर की ओर मुड़ा और फिर उसने गुस्से में जेड के घोड़े को बाहर फेंक दिया। वुड यू मीट ए लश वुमन लाइक हर? हर ब्यूटी हु न्यू वैम्पायर्स ऑन टीवी कुड बी सो नॉटी। हर ब्यूटी। किसी को भी ऐसे दृश्य की उम्मीद नहीं थी। जेड से बना घोड़ा जमीन पर गिरते देख सभी के मुंह खुले रह गए। गिरने के बाद कभी करोड़ों रुपये का रहा जेड का घोड़ा अब मूल्यहीन हो गया होगा। लू चेन की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने उड़ते हुए जेड के घोड़े को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। अन्य लोगों ने भी ऐसा ही किया, लेकिन कोई भी उसे पकड़ नहीं पाया। जेड से बना घोड़ा जमीन पर गिरा और कई टुकड़ों में बिखर गया। पल भर में पूरा इलाका सन्नाटे में डूब गया। सभी लोग स्तब्ध रह गए। सभी ने देखा कि जेड रंग का घोड़ा जमीन पर गिर पड़ा और देखते ही देखते करोड़ों रुपये गायब हो गए। लू शिंग्युए अचंभित रह गई। उसके सीनियर क्या सोच रहे थे, और लू हेयांग भी अपनी भौहें कसकर सिकुड़े हुए। बाकी लोग भी यह नहीं समझ पा रहे थे कि विराट ऐसा क्यों करेगा। यह कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि जानबूझकर इरादे से फेंकी गई थी। उस समय विराट द्वारा जेड घोड़े को फेंकने के बाद वह सभी आश्चर्यचकित निगाहों के बीच हल्की सी मुस्कान लिए हुए था, मानो कुछ हुआ ही न हो। उन टुकड़ों को देखकर लू चेन बेहद गुस्से में थी। उसने विराट की ओर मुड़कर कहा, तुम, अरे गंवार, मेरे प्यारे घोड़े, कई करोड़ डॉलर की कीमत वाले आपको इसके लिए भुगतान करना होगा। बेशक लू चेन लू शिंग्युए को निशाना बनाना नहीं भूली। शिंग्युए, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? अगर आपका चरित्र इतना नीच है और आप उसकी ओर आकर्षित हो सकती हैं तो यह मत कहिए कि आपने आंखें बंद कर रखी थीं। मुझे लगता है कि तुम्हारे नैतिक मूल्य भी उतने ही बुरे हैं। बाहर से तो वह गुस्से में दिख रहा था, लेकिन मन ही मन वह उस पल बेहद खुश और आत्मसंतुष्ट था। लू शिंग्युए को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसे लगा कि वरिष्ठ अधिकारी की हरकतें वाकई कुछ ज्यादा ही थीं। आसपास के लोग कानाफूसी करने लगे। अब तो इस आदमी का अंत निश्चित है। जब उसके पास पैसे नहीं है तो वह अमीर होने का दिखावा करता है। क्या उसे पता नहीं है कि वह घोड़ा कितना महंगा है? हाँ, मुझे लगा कि यह व्यक्ति अमीरों से ईर्ष्या कर रहा था। लू चेन से जल रहा था जिसने इतना बढ़िया उपहार दिया। बिल्कुल सही, सार्वजनिक रूप से अपना व्यक्तिगत बदला लेने की बात तो छोड़ ही दीजिए।
वह कोई उपहार नहीं लाया था, लेकिन चूंकि लू चेन ने उसे टोका तो इस व्यक्ति को लगा कि सबके सामने उसका अपमान हुआ है, इसीलिए उसने इतना घिनौना काम किया। अरे नैतिक पतन तो देखो। ये सभी आवाजें विराट के कानों तक पहुंची। वह बस मुस्कुराया और बोला, मैंने जो तोड़ा वह कुछ $100 कीमत का पत्थर का घोड़ा था। आपके खाते में करोड़ों डॉलर कैसे आ गए? 206, 207, मैं यहाँ हूँ, मैं सबसे अच्छा उपहार हूँ। 206, 207, मैं यहाँ हूँ, मैं सबसे अच्छा उपहार हूँ। विराट के शब्दों ने तुरंत हलचल मचा दी। इस समय सभी की निगाहें विराट पर टिकी हुई थीं। किसी दूसरे की चीज को नष्ट करना और फिर भी इतना घमंड दिखाना वाकई कमाल है। ये सुनकर लू चेन बेहद नाराज हो गया। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? कौन सा पत्थर का घोड़ा? यह एक जैड घोड़ा है। अन्य लोगों को भी लगा कि विराट की टिप्पणी कुछ ज्यादा ही थी। कौन अपने पिता को उपहार में पत्थर का घोड़ा देगा? लू शिंग्युए भी हैरान रह गई। उनकी सीनियर ऐसी बात कैसे कह सकती हैं? अपने चारों ओर मौजूद संदेह भरी निगाहों का सामना करते हुए विराट ने बस उदासीनता से मुस्कुराते हुए कहा, पत्थर का घोड़ा हो या जैड का घोड़ा, एक नज़र डालने के बाद देखेंगे। फिर उसकी नज़र जमीन पर पड़े अवशेषों पर पड़ी। उसने देखा कि पत्थर के घोड़े के टूटने के बाद उसका मलबा पूरे फर्श पर बिखर गया था। बकवास, ये तो जैड का घोड़ा है। हाँ, बहस करके बचने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, मैं अंत तक साथ दूंगा, लू चेन ने कहा। दरअसल लू चेन को काफी समय से पता था कि उसके घोड़े में कोई समस्या है। उसने इसे कुछ $1000 में खरीदा था और उसका इरादा इसे लू हैयांग को जन्मदिन के उपहार के रूप में देने का था। उनके विचार में मृत्यु के कगार पर खड़े लू हैयांग निश्चित रूप से जैड के मूल की जांच नहीं करेंगे और उपहार से प्रसन्न होंगे। वास्तव में सच्चाई वैसी ही थी जैसा उसने अनुमान लगाया था, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि कोई घोड़े की उत्पत्ति को पहचान लेगा। हालांकि वह बिल्कुल भी घबराया नहीं था, क्योंकि इस जैसे मामूली बच्चे की बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा। ये कुछ ऐसा था जैसे कोई भिखारी एलवी बैग को पहचानने का दावा करे, भले ही वह वास्तव में उसे पहचान ले, उसकी बात कौन सुनेगा। इसके अलावा लू चेन की क्षमताओं को देखते हुए ऐसे व्यक्ति से चुपचाप और सहजता से निपटना बहुत आसान होगा। इस समय अमीर घराने का शौकीन लड़का जू हुई भी आगे बढ़ा और विराट को ठंडी मुस्कान के साथ देखते हुए बोला, क्या देखने की भी कोई जरूरत है? पब फ्यूचर एड्स, ये स्पष्ट रूप से एक जैड घोड़ा है। हाँ, एक भिखारी, क्या वह समझ सकता है? अब आपने करोड़ों रुपये के जैड के घोड़े को तोड़ दिया है। क्या आप इसकी भरपाई कर सकते हैं? इससे तुम्हें क्या लेना देना? विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम? जू हुई ने गुस्से से अपने दांत पीसे। बाकी भीड़ में हलचल मची हुई थी। बेहद मजेदार, सचमुच बेहद मजेदार। हाँ, क्या लू चेन ने अपने पिता को जन्मदिन के उपहार में पत्थर दिया है? ये किस तरह का मजाक है? सही, लू शिंग्युए ने विराट के पास जाकर जल्दबाजी में कहा, वरिष्ठ, मैं इसे कर लूंगा। विराट हंस पड़ा। इसके बाद लू शिंग्युए चुप रहीं और अपने वरिष्ठ को मामला संभालने दिया। इस समय लू हैयांग भी बेचैन हो गया था। पत्थर का घोड़ा, यह असंभव है, उसने सोचा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अगर उन्हें उनके 90वें जन्मदिन पर पत्थर का घोड़ा मिलता है तो क्या यह उनके लिए मृत्यु का श्राप नहीं होगा? पीछे मुड़कर लू हैयांग ने लू चेन की ओर देखा और झल्लाकर कहा, क्या उसने जो कहा वह सच है? लू चेन ने तुरंत जवाब दिया, पिताजी, ये कैसे सच हो सकता है? वह मुझे फंसा रहा है। मैंने इस पर करोड़ों रुपये खर्च किए और कई पुरातत्वविदों से इसकी पुष्टि करवाई। ये निश्चित रूप से असली है। वास्तव में, लू हैयांग ने कहा। हाँ, लू चेन ने उत्तर दिया। तब लू हैयांग ने विराट की ओर देखकर कहा, युवक मित्र, तुम कहते हो कि यह घोड़ा पत्थर का बना है, क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? ये सुनकर लू चेन ने भी विराट पर चिल्लाते हुए कहा, अरे बदमाश, तुम कहते हो कि मेरे घोड़े में कुछ गड़बड़ है, तो बोलो, समस्या क्या है? मुझे बिना वजह फंसाने की कोशिश मत करो। मैं तुमसे कह रही हूँ, अगर तुम कोई सही स्पष्टीकरण नहीं दे सकते तो मुझे बदतमीजी करने का दोष मत दो, भले ही तुम शिंग्युए के प्रेमी हो। ये ठीक नहीं होगा। विराट ने बस मुस्कुराया, टूटे हुए जैड के घोड़े के पास गया, नीचे बैठ गया, टुकड़ों को इकट्ठा किया और फिर उन्हें वापस नीचे फेंक दिया। उन्होंने देखा कि जैड पत्थर, जो पहले से ही टुकड़ों में था, अब उसमें और भी बड़ी दरारें पड़ गई थीं। बाकी लोगों को समझ नहीं आया कि विराट क्या कर रहा था। उन्हें लगा कि वह व्यर्थ ही संघर्ष कर रहा है। विराट टुकड़ों को उठाता रहा और उन्हें तोड़ता रहा, मानो वह कुछ खोज रहा हो। अंत में उसने टूटे हुए टुकड़े की जांच की और आखिरकार सही टुकड़ा मिलने पर वह हंसने लगा। विराट ने कहा, सभी जानते हैं कि लाल खरगोश वाला जैड घोड़ा ब्लड जैड से तराशा गया है। उसके आसपास के लोग इस बात से सहमत थे। ये सचमुच ऐसा ही था। लाल खरगोश की मूर्ति ब्लड जैड पत्थर से बनी थी। पहले वाला जैड रंग का घोड़ा निश्चित रूप से ब्लड जैड जैसा दिखता था, तो फिर उसने ऐसा कहकर क्या मतलब निकाला? लेकिन इस जैड को देखो, क्या ये तुम्हें ब्लड जैड जैसा लगता है? विराट ने अपने हाथ में मौजूद जैड के टुकड़े को आगे बढ़ाया और उसकी हथेली के बीचों बीच हरे रंग का जैड का एक टुकड़ा था। इस क्षण सभी के चेहरे पर शिकन आ गई। तार्किक रूप से देखा जाए तो ब्लड जैड का अंदरूनी रंग गहरा लाल होना चाहिए। यदि यह टुकड़ा गहरे लाल रंग का नहीं है तो यह ब्लड जैड नहीं बल्कि नकली है। व्यापारी जैड को लंबे समय तक लोहे के नमक के घोल में भिगोकर रखते हैं या फिर उसे लाल रंग में डुबोकर रखते हैं ताकि जैड लाल दिखाई दे। जो लोग जैड पत्थर के बारे में नहीं जानते थे वे इन विशिष्टताओं को नहीं समझ सकते थे। हालांकि असली लाल खरगोश जैड घोड़ा विराट के हाथों में था और भले ही विराट एक विशेषज्ञ नहीं थे, फिर भी वे जानते थे कि यह टुकड़ा नकली था। अगर यह ब्लड जैड है तो ऐसी स्थिति कैसे उत्पन्न हो सकती है? विराट ने मुड़कर लू चेन की ओर देखा। लू चेन घबरा गया। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि विराट को जैड के बारे में जरा भी जानकारी होगी। इस घटनाक्रम ने उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर दीं। अन्य लोगों ने भी विराट के हाथ में जैड का टुकड़ा देखा और महसूस किया कि यह वास्तव में लाल नहीं था, जिससे सबने एक साथ फुफकारना शुरू कर दिया। विराट के हाथ में जैड का टुकड़ा देखकर लू हैयांग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मुझे वह देखने दो।
विराट ने इसे सौंप दिया। लू हयांग ने इसे ध्यान से देखा और फिर अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उसने लू चेन की ओर मुड़कर पूछा, इसका क्या मतलब है? लू चेन और भी ज्यादा घबरा गई। पिताजी, मुझे इसके बारे में पता नहीं है। हालात किसी की भी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से बिगड़ गए थे। टूटे हुए जेड पत्थर ने अप्रत्याशित रूप से अपना असली स्वरूप प्रकट कर दिया। लू चेन जानता था कि उसका जेड नकली था। उसने सोचा था कि उसका छल त्रुटिहीन था, लेकिन अब उसकी चाल का पर्दाफाश हो गया था और उसे खुद को संभालना पड़ा। लेकिन आप मुझसे इस तरह के नकली जेड को स्वीकार करने की उम्मीद नहीं कर सकते। लू हयांग गुस्से में बोला, नहीं, मैंने सचमुच इस जेड के टुकड़े पर 10 मिलियन खर्च कर दिए। लू चेन ने बताया, मुझे बस यह उम्मीद नहीं थी कि यह ऐसा होगा। पिताजी, मुझे जेड पत्थर के बारे में ये सब बातें समझ नहीं आती। मैं अभी जाकर उस व्यक्ति को ढूंढूंगा जिसने मुझे ये बेचा था। कोई ज़रूरत नहीं, इन चीज़ों को पैक कर लो। लू हयांग ने तीखे स्वर में आदेश दिया। बिना देर किए लू चेन ने फर्श से टूटे हुए जेड के सभी टुकड़ों को झटपट इकट्ठा कर लिया और कोई निशान नहीं छोड़ा। लू परिवार धनी और प्रभावशाली था, लेकिन लू हयांग अभी भी सत्ता में था, इसलिए लू चेन ने हंगामा करने की हिम्मत नहीं की। लू चेन द्वारा मामले को सुलझाने के साथ ही यह गड़बड़ी शीघ्र ही समाप्त हो गई। भीड़ को ऐसे परिणाम की उम्मीद नहीं थी और सब सन्नाटे में डूब गए। लू चेन चुपचाप एक तरफ खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में घृणा स्पष्ट रूप से तीव्र थी। आज लू हयांग के क्रोध ने लगभग लू चेन को बर्बाद कर दिया, और यह सब विराट की वजह से हुआ, जो एक मूर्ख था और जिसे कुछ पता नहीं था। बस प्रतीक्षा करो, वह सुनिश्चित करेगा कि विराट को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़े। लू हयांग इससे ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता था। आखिरकार पारिवारिक घोटालों को सार्वजनिक करने से कोई फायदा नहीं हुआ और आगे बात करना व्यर्थ होगा। वह समारोह के अगले भाग का परिचय देने ही वाले थे, लेकिन उसी क्षण लू चेन खड़ा हो गया और विराट पर चिल्लाया, जो जेड घोड़ा मुझे उपहार में मिला था, वह एक ऐसा समय था जब मुझे अनजाने में धोखा दिया गया था। अब मैं पूछता हूँ, आपकी प्रतिभा क्या है? अन्य लोगों ने भी अपनी निगाहें विराट की ओर घुमा लीं। वे भी वास्तव में ये देखना चाहते थे कि उसका उपहार क्या है। विराट को लू चेन के इतने हठी होने की उम्मीद नहीं थी। बेशक ये तो बस एक छोटा सा सबक था। लू चेन उसे बलि का बकरा बनाना चाहता था और यही उसकी कीमत थी। लेकिन उपहार की बात करें तो उनके पास निश्चित रूप से एक उपहार था, और उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आज दादाजी लू के जन्मदिन पर आना ही मेरे द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा उपहार है। 207, 208 ट्यूमर, 207, 208 ट्यूमर। जैसे ही ये शब्द बोले गए, अचानक पूरा कमरा शांत हो गया और फिर सभी ने विराट की ओर देखा। उनका बयान बहुत ही निश्चित था। उनका आगमन सबसे बड़ा उपहार है। इस क्षण लू चेन लगभग हंसते हंसते लोटपोट हो गया। यह आदमी सचमुच बहुत घमंडी था। लू शिंग्युए भी हैरान रह गई, आखिर हो क्या रहा था। उसे विश्वास था कि अगर उसके वरिष्ठ ने ऐसा कहा है तो इसका कोई कारण जरूर होगा। दूसरी ओर कुछ अन्य लोगों ने चर्चा शुरू कर दी, ये व्यक्ति तो बस पाद रहा है, उसके आने से क्या फर्क पड़ता है। हाँ, ये तो कितना घटिया तोहफा है। मैंने बहुत समय से किसी को इतने खुलेआम दिखावा करते नहीं देखा। अभी अभी जो कुछ हुआ था उसके कारण धनी दूसरी पीढ़ी का जू हुई चुप हो गया, लेकिन जब उसने विराट की बात सुनी तो उसने उपहास किया, इस आदमी की बातें तो इसके पैरों की बदबू से भी बड़ी हैं। लू हयांग भी जम गया। एक उपहार, ये किस तरह का उपहार था? लू हयांग के चेहरे के भाव में बदलाव देखकर लू चेन तुरंत खड़ा हो गया और विराट पर चिल्लाया, तुम खुद को उपहार समझते हो, है ना? आप हमारे लू परिवार के लिए क्या कर सकते हैं? अरे तुम आखिर हो क्या? लू हयांग के बाकी बच्चे भी एक एक करके बोलने लगे। विराट बिल्कुल उदासीन था। मैं क्या कर सकता हूँ, यह मैं खुद जानता हूँ। फिर विराट ने लू हयांग की ओर देखा। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि लू हयांग बीमार था। उसे भी वही बीमारी थी जो लू शिंग्युए को थी, यानी उसके सिर में ब्रेन ट्यूमर। हालांकि इस तरह के ट्यूमर का पता लगाना बहुत मुश्किल था। वह इसे देख सकता था क्योंकि उसने इसे एक बार लू शिंग्युए में देखा था, इसलिए वहां पहुंचते ही उसने इसे महसूस किया। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो यह संभवतः परिवार में वंशानुगत बीमारी होगी, जिससे लू उपनाम वाले सभी लोग प्रभावित होंगे। इसके अलावा लू हयांग के मस्तिष्क में मौजूद ट्यूमर अपनी अंतिम अवस्था में पहुंच चुका था, जिसका अर्थ है कि बिना इलाज के ये जल्द ही घातक साबित होगा। बेशक ये ट्यूमर कोई साधारण ट्यूमर नहीं था, और उन्नत उपकरणों की मदद से भी जब तक इसके लक्षण दिखने शुरू नहीं हुए तब तक इसकी उपस्थिति का पता लगाना असंभव था। ठीक शुरुआत के क्षण में ही ट्यूमर बेतहाशा बढ़ने लगता था। एक छोटी सी गांठ से सीधे सिर से भी बड़ी चीज में तब्दील हो जाता था, और तब तक लू हयांग की तुरंत मृत्यु हो जाती थी। और अब उसके अलावा लू हयांग को कोई नहीं बचा सकता था। इसीलिए उन्होंने कहा कि आज उनका यहाँ आना लू हयांग के लिए सबसे बड़ा उपहार है। ये सुनकर लू चेन की आवाज में उपहास और भी बढ़ गया। विराट ने उसे बहुत शर्मिंदा कर दिया था। अरे, जिस तरह से तुम बात करते हो ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे बिना हमारा लू परिवार अधूरा है। ठीक है, क्या मेरे जियांगहाई लू परिवार को तुम्हारे जैसे बिगड़ल बच्चे की जरूरत है? क्या इसका आपसे कोई लेना देना है? विराट ने स्पीकर की ओर देखा। वे लोग अचानक अवाक रह गए। फिर विराट ने लू हयांग की ओर देखकर कहा, दादाजी लू, क्या आप हाल ही में बहुत अस्वस्थ महसूस नहीं कर रहे हैं? बकवास, मेरे पिताजी बिल्कुल ठीक हैं, आज उनका जन्मदिन है और तुम उन्हें कोस रहे हो। कोई इसे बाहर निकालो। लू चेन ने यह सुना और तुरंत जोर से गाली दी। अन्य लोगों को भी लगा कि विराट की बात में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि लू हयांग का जन्मदिन था, फिर भी उसने ऐसा सवाल पूछा। जीवन में बहुत कुछ देख चुके और लोगों को परखने में माहिर लू हयांग ने देखा कि उसके सामने खड़ा ये युवक उदासीन था। उसका चेहरा आत्मविश्वास से भरा था, वह खोखली डींगे मारने वाला नहीं था। शायद वह सचमुच एक उपहार था। ठीक उसी क्षण बाहर से दो नौकर कोट पहने हुए अंदर आए। उन्हें लू चेन ने बुलाया था और वे विराट को पकड़ने के लिए आने को तैयार थे। जब लू शिंग्युए ने यह देखा तो ऐसे समय में वह चुप कैसे रह सकती थी।
वह तुरंत विराट के सामने खड़ी हो गई, आगे आ रहे नौकरों को देखा और बोली, तुम्हें उसे छूने की अनुमति नहीं है। ये देखकर लू चेन मन ही मन चिढ़ गया। लू शिंग्युए ऐसे व्यक्ति की रक्षा कर रही थी, शिंग्युए को निशाना बनाने का ये कितना अच्छा अवसर था। उसने तुरंत चिल्लाकर कहा, शिंग्युए तुम्हें क्या हुआ है? इस व्यक्ति ने हमारे लू परिवार को इस कदर बदनाम किया है कि हम उसे यहाँ नहीं रख सकते। हट जाओ, क्या तुम उसकी रक्षा करना चाहते हो? अचानक लू शिंग्युए के कुछ बोलने से पहले ही लू हेयान की आवाज़ सुनाई दी। रुकना। लू हेयान की बातों को नज़रअंदाज करने की हिम्मत किसी की नहीं थी। जैसे ही लू चेन ने यह सुना, उसने जल्दी से कहा, पिताजी यह आदमी स्पष्ट रूप से यहाँ परेशानी पैदा करने आया है, चलो उसे बाहर निकाल देते हैं। मैंने कहा रुको, लू हेयान ने आगे कहा। लू चेन के पास चुप रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। विराट संतुष्ट था, कम से कम लू हेयान अंधा नहीं था। अगर आज लू हेयान को भी लगता कि वह शेखी बघार रहा है तो विराट मुड़कर चला जाता, लू हेयान को जीने या मरने की छूट देता। हालांकि लू हेयान के बोलने के बाद विराट को उसके प्रति कुछ सराहना महसूस हुई। उन्होंने दूसरों पर दबाव डालने के लिए लू परिवार के प्रभाव का इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा, विराट उसकी मदद करेगा। फिर लू हेयान ने विराट की ओर देखा और कहा, मुझे इस असहज स्थिति के लिए खेद है। मैं लू वास्तव में उपहारों की परवाह नहीं करता। हालांकि मुझे थोड़ी जिज्ञासा है, आपने कहा कि मैं अस्वस्थ महसूस कर रहा हूँ, और वास्तव में मैं हाल ही में थोड़ा अस्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। ये शब्द सुनकर सबने लू हेयान की ओर देखा। मुस्कुराते हुए विराट ने कहा, चक्कर आना, सिर घूमना और कभी कभी अचानक आंखों के सामने सब कुछ काला हो जाना। बकवास। लू चेन गुस्से से चिल्लाया, तुम किस बारे में बकवास कर रहे हो? मेरे पिताजी को ऐसे लक्षण कैसे हो सकते हैं? कुछ दिन पहले मैंने अपने पिताजी की जांच के लिए एक डॉक्टर को बुलाया था। डॉक्टर ने कहा कि सब ठीक है, इसलिए आप जो कह रहे हैं वह सच नहीं हो सकता। क्या तुम ये सब कहकर मेरे पिताजी को कोस रहे हो? बिल्कुल सही, मैं भी जांच के दौरान वहीं मौजूद था और हमें कुछ भी गलत नहीं मिला। अन्य लोगों ने भी यही बात दोहराई। कुछ मेहमानों को लगा कि विराट जो कह रहा था वह कुछ ज्यादा ही था, खासकर किसी के जन्मदिन पर, जब हर कोई चर्चा में मग्न था। शांत। लू हेयान चिल्लाया। लू चेन ने लू हेयान की ओर मुड़कर कहा, पिताजी यह आदमी आपका अपमान कर रहा है, इसे जल्दी से बाहर निकाल दीजिए। तुम चुप रहो, लू हेयान ने आदेश दिया। लू चेन चुप हो गया। फिर लू हेयान ने विराट की ओर देखा और पूछा, ये आपको इनके बारे में कैसे पता चला? लू हेयान को बहुत लंबे समय से चक्कर आना, सिर घूमना और अचानक अंधेरा छा जाने जैसी समस्याओं से जूझना पड़ रहा था, इस हद तक कि यह एक बीमारी के बजाय एक आदत बन गई थी। उन्होंने कई डॉक्टरों से मदद मांगी थी, लेकिन उनमें से कोई भी किसी बीमारी का पता नहीं लगा सका। इसलिए लू हेयान ने यह सोचकर हार मान ली कि चूंकि डॉक्टरों को कुछ नहीं मिला, इसलिए मामला गंभीर नहीं है। अब जब विराट ने इस मुद्दे को उठाया ही था तो लू हेयान को इसे गंभीरता से लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। लू हेयान के बोलते ही आसपास के लोग स्तब्ध रह गए। क्या ये सचमुच सच हो सकता है? ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि लू हेयान ने खुद इसे स्वीकार किया था। लू शिंग्युए की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, फिर भी वह काफी खुश थी। लू चेन को विश्वास नहीं हो रहा था, यह असंभव था। विराट हंसने लगा और बोला, मैं देख सकता हूँ, और मैं ये भी देख सकता हूँ कि तुम्हारे सिर के अंदर एक ट्यूमर बढ़ रहा है, जिसके कारण तुम्हें समय समय पर खून की उल्टी हो रही है। जैसे ही उसने ये कहा, हंसी का ठहाका लग गया। लू चेन ने हंसते हुए कहा, ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई चुटकुला दोबारा सुन रहा हूँ। एक ट्यूमर, ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मजाक है। क्या आपको लगता है कि मैं अपने पिताजी को किसी झोलाछाप डॉक्टर के पास ले गया था? मैं उसे सबसे अच्छे अस्पताल में ले गया, जहां सबसे अच्छे उपकरण थे। हमने मस्तिष्क का सीटी स्कैन कराया और उसमें कुछ भी नहीं पाया गया। साथ ही खून की उल्टी होना। तुम तो बस बकवास कर रहे हो। लू चेन की बातें सुनकर दूसरों को लगा कि यह हद से ज्यादा हो रहा है। किसी पर मस्तिष्क में ट्यूमर होने का आरोप लगाना एक बुरा शगुन है, जिसे ज्यादातर लोग मृत्यु से जोड़ते हैं। ये किसी को जान से मारने का श्राप देने के बराबर था। कई लोग विराट को तिरस्कार भरी नजरों से देखते थे। इस आदमी को सचमुच कुछ पता नहीं था। विराट को देखकर लू शिंग्युए भी शांत नहीं रह सकी। लेकिन तभी लू हेयान की आवाज़ फिर सुनाई दी, युवा मित्र। नहीं गुरुजी, क्या आपको वाकई पता है कि क्या हो रहा है? आज के लिए बस इतना ही। 3 अपडेट। मुझे धीमे होने के लिए डांट मत देना, मुझे काम करना है और अपडेट धीरे धीरे आएंगे। 208, 209, बचाव। 208, 209, बचाव। तुम्हें कैसे पता चला? लू हेयान की कांपती हुई आवाज़ सुनाई दी। सभी लोग स्तब्ध रह गए। उसके शब्दों का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट था। इसका मतलब था कि विराट ने जो कुछ भी कहा था वह सब सच था। क्या ऐसा हो सकता है कि लू हेयान ने सचमुच खून की उल्टी की हो? लू चेन अब और कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसने कभी लू हेयान को खून की खांसी के बारे में बात करते नहीं सुना था, लेकिन अगर यह सच होता तो यह वास्तव में उसके लिए अच्छी खबर होती। यदि लू हेयान की मृत्यु हो जाती है तो लू परिवार की संपत्ति का बंटवारा करना होगा और सबसे बड़े बेटे के रूप में उन्हें निश्चित रूप से एक बड़ा हिस्सा मिलेगा। ये सोचकर लू चेन हंसने लगी। ये वाकई बहुत अच्छी खबर थी। ये सुनकर लू शिंग्युए घबरा गई और जल्दी से लू हेयान के पास जाकर चिंता से पूछने लगी, दादाजी आपको खून की उल्टी कैसे हो सकती है? आखिर चल क्या रहा है? मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था कि आप चिंतित हो जाएंगे, लू हेयान ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी लू चेन और उसके भाई बहन बनावटी चिंता जताते हुए आगे आए और बोले, पिताजी आपने हमें क्यों नहीं बताया? बिल्कुल, अगर आपने हमें पहले बताया होता तो मैं अब तक उन प्रसिद्ध डॉक्टरों को बुला चुका होता। मैं कई उस्तादों को जानता हूँ। लू हेयान ने अपने बच्चों की तरफ देखा तक नहीं। उन्हें ठीक ठीक पता था कि उनके मन में क्या चल रहा है। फिर उसने विराट की ओर रुख किया। उसकी आंखों में वासना भरी हुई थी। चूंकि विराट अपनी समस्या को बता सका, इसका मतलब था कि उसने समस्या का पता लगा लिया था, और यह सब बिना किसी उपकरण की सहायता के, जो विराट की कुशलता को दर्शाता है।
मालिक, क्या आपके पास मेरा इलाज करने का कोई तरीका है? विराट मुस्कुराया और बोला, ये वही है जो मैंने पहले बताया था। आपके दिमाग में ट्यूमर है, बस इसे निकाल दीजिए और आप ठीक हो जाएंगे। बकवास बंद करो, खून की खांसी ट्यूमर की वजह से कैसे हो सकती है? लू चेन ने झट से कहा, फिर लुहयान की ओर मुड़कर बोला, पिताजी, आपकी खून की खांसी ट्यूमर की वजह से बिल्कुल नहीं हो सकती। अब मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। दफा हो जाओ, लुहयान ने कहा। फिर लुहयान ने विराट की ओर देखा और कहा, मैं इसके बारे में विस्तार से जानना चाहूंगा। एक अजीब सी अनुभूति ने लुहयान को यह विश्वास दिला दिया कि विराट ने जो कहा वह सच था। बस दवा ले लो, मेरी खास दवा है, विराट ने कहा। लुहयान को जिस प्रकार का ट्यूमर था उसके लिए गोल्डन ब्लड में निहित ऊर्जा पर निर्भर रहना अब निश्चित रूप से असंभव था। केवल गोल्डन ब्लड ही इन सब समस्याओं का समाधान कर सकता था, लेकिन चूंकि गोल्डन ब्लड का खुलासा नहीं होना चाहिए, इसलिए उसने जानबूझकर इसे दवा के रूप में संदर्भित किया। तो धन्यवाद गुरुजी, लुहयान ने कहा। पिताजी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें तो ये भी नहीं पता कि उसकी दवा क्या है, लू चेन चिल्लाया। लुहयान गुस्से से कांप उठा, उसने लू चेन की ओर इशारा किया और अचानक उसकी पुतलियां फैल गईं और वह हिंसक रूप से खांसने लगा। फिर उसके मुंह के कोने से खून टपकता हुआ दिखाई दिया। खून की खांसी। इसके तुरंत बाद लुहयान का शरीर लड़खड़ा गया और वह जमीन पर गिर पड़ा, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। इस दृश्य ने सभी को चौंका दिया। दादाजी, लू जिंगयू लुहयान को पकड़कर उसके पास पहुंची। लू चेन, जो देखने में बेहद चिंतित लग रहा था, मन ही मन हंस रहा था। क्या आखिरकार बूढ़े का काम तमाम हो गया? अगर ऐसा है तो जल्दी मर जाओ, बस मर जाओ। अन्य बच्चे भी दौड़कर आए और पापा कहकर पुकारने लगे। मेहमान अफरा तफरी में पड़ गए, वे जन्मदिन मनाने आए थे, न कि यह सब। तभी लू चेन खड़ा हो गया, विराट को घूरते हुए चिल्लाने लगा, ये सब तुम्हारी गलती है, अगर तुम न होते तो मेरे पिताजी ऐसे नहीं होते। बस इंतजार करो, अगर मेरे पिताजी को कुछ हुआ तो मैं ये सुनिश्चित कर दूंगी कि तुम्हें इसका हर्जाना भरना पड़े। विराट ने अपनी आंखें सिकुड़ीं, ऐसा लग रहा था कि उसने इस आदमी को जो छोटा सा सबक पहले दिया था वह उसे याद नहीं था। लेकिन अब किसी की जान बचाना बेहद जरूरी था और लू हैयांग लू शिंग्युए के दादा थे। इस समय लू शिंग्युए लगभग रोने वाली थी। अगर उसके दादाजी अब जीवित नहीं होते तो उसकी स्थिति बहुत खतरनाक हो जाती। लू हैयान को खून की उल्टी हो रही थी, लेकिन वह अभी भी होश में था। उसने बहुत कमजोर आवाज में लू शिंग्युए की ओर देखते हुए कहा, चलो। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। लू शिंग्युए तुरंत समझ गई। वह खड़ी हुई, विराट के पास गई और रोते हुए बोली, वरिष्ठ, कृपया मेरे दादाजी को बचा लीजिए। चिंता मत करो, इसे मुझ पर छोड़ दो, विराट ने कहा। उसने पहले दवा का इस्तेमाल करने के बारे में सोचा था, लेकिन अब यह असंभव लग रहा था। उसे लुहयान को अपना खून पिलाना ही होगा, वरना लुहयान की मौके पर ही मौत हो जाएगी। लेकिन जैसे ही विराट आगे बढ़ने ही वाला था, लू चेन ने उसे रोक दिया। तुम क्या कर रहे हो? मेरे पिताजी को इतना परेशान करने की वजह तुम ही हो, और फिर भी तुम उनके करीब आना चाहते हो। भाड़ में जाओ। लुहयान की दुर्घटना ठीक वही थी जिसका लू चेन लंबे समय से इंतजार कर रहा था। भला वह किसी और को इसमें दखल देने की अनुमति कैसे दे सकता था? लू चेन के मन में यह विचार था कि लुहयान अभी खांसते खांसते मर भी जाए तो उनकी विरासत उनकी हो जाएगी। विराट के पास लू चेन पर समय बर्बाद करने का समय नहीं था, इसलिए उसने एक थप्पड़ मारकर लू चेन को दूर फेंक दिया। उस व्यक्ति को बचाना अत्यंत आवश्यक था। इसके बाद लू चेन को उड़ते हुए और उपहारों के ढेर में गिरते हुए देखा गया। उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई थी, लेकिन वह पूरी तरह से अस्त व्यस्त अवस्था में चीख रही थी। तुम इंतजार करो, मैं पुलिस को बुला रहा हूँ, लू चेन ने अपनी कमर पकड़ते हुए चिल्लाया, फिर अपना फोन निकाला। हेलो, क्या ये डायरेक्टर लियू हैं? जी हाँ, मैं लू चेन हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत है, लिंगशान रोड पर आओ और तुरंत किसी को गिरफ्तार करो, लू चेन चिल्लाया। फोन के दूसरी तरफ से जवाब आया, समझा। फोन रखने के बाद लू चेन ने विराट को घूरते हुए उसकी बर्बादी की कामना की। उसके प्रभाव के चलते इस व्यक्ति को जेल भेजना निश्चित रूप से संभव था। इसी बीच विराट लुहयान के पास पहुंचा और उसे नीचे की ओर देखने लगा। लुहयान का शरीर पहले से ही अकड़ चुका था, हिलने डुलने में असमर्थ था। यह इस बात का संकेत था कि ट्यूमर बढ़ रहा था, नसों पर दबाव डाल रहा था और नियंत्रण खो रहा था। लेकिन विराट को देखते हुए उसकी आंखें आशा से भरी थीं। बचाओ, मुझे बचाओ, चिंता मत करो। विराट ने सिर हिलाया, फिर अपना हाथ बढ़ाया और अपनी आंखें बंद कर लीं। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वह किसी समाधि जैसी अवस्था में चला गया हो, क्योंकि उसके शरीर के भीतर का सुनहरा रक्त अचानक उबलने लगा। अब एकमात्र उपाय खून पीना ही था। ट्यूमर तेजी से उभरा था, अगर वे और देरी करते तो निश्चित रूप से मृत्यु तय थी। हालांकि गोल्डन ब्लड के अस्तित्व का पता दूसरों को नहीं चलना चाहिए था, उन्हें उसकी और लुहयान दोनों की रक्षा करनी पड़ी। अचानक विराट ने ऊपर देखा और कमरे के ऊपर लगे विशाल पर्दे देखे। उन्हें तुरंत एक विचार आया और उन्हें अपना समाधान मिल गया। पहले चकनाचूर हो चुके जेड हाउस के टुकड़े अभी भी वहीं मौजूद थे। विराट ने एक टुकड़ा उठाया और उसे पर्दों को लटकाने वाले उपकरणों की ओर फेंक दिया। एक झटके में पर्दे को पकड़े हुए जोड़ टुकड़ों से अलग हो गए और वे हवा से नीचे गिर गए। आसपास मौजूद अन्य लोग गिरते हुए पर्दों से टकराने के डर से जल्दी से इधर उधर भागने लगे। इस अवसर का लाभ उठाते हुए विराट ने गोल्डन ब्लड को बाहर निकाल दिया। उसकी तर्जनी उंगली के सिरे पर एक छोटी सी बूंद दिखाई दी और किसी को पता चले बिना उसने उसे लुहयान के मुंह में गिरा दिया। जैसे ही सुनहरा रक्त शरीर में प्रवेश किया, लुहयान की त्वचा एकदम लाल हो गई, मानो उसे किसी बर्तन में उबाला जा रहा हो। ये प्रतिक्रिया उनकी वृद्धावस्था के कारण थी, जिसके चलते उनके लिए तनाव को संभालना मुश्किल हो गया था। सौभाग्यवश ठीक उसी क्षण लाल पर्दे नीचे गिर गए, जिससे लुहयांग और विराट दोनों ढक गए, जो लगभग 8 या 9 मीटर लंबे थे। आसपास के लोगों ने इस विचित्र दृश्य पर ध्यान नहीं दिया था। पर्दे के नीचे लुहयांग का शरीर लगातार कांप रहा था।
यदि कोई उसके शरीर के भीतर देख पाता तो उसे पता चलता कि जैसे ही स्वर्णिम रक्त की एक बूंद उसके शरीर में प्रवेश करती है, वह एक स्वर्णिम तीर की तरह काम करती है, उसकी रक्त वाहिकाओं से होकर गुजरती है और अपने संपर्क में आने वाली हर चीज़ को शुद्ध कर देती है। मुरझाई हुई नसें धीरे धीरे ठीक हो गईं और उनमें नई जान आ गई। लू हेयांग ये सब महसूस कर सकता था। पर्दे के पीछे लू हेयांग ने विराट को और भी अधिक प्रशंसा भरी नजरों से देखा। विराट मुस्कुराया और बोला, दादाजी लू, यह मेरी तरफ से आपके लिए उपहार है। जन्मदिन की शुभकामनाएं। धन्यवाद देना। धन्यवाद। लू हेयांग, जो अब होश में आ रहा था, ने विराट के शब्दों को सुनकर अपार कृतज्ञता महसूस की। सचमुच ये सबसे अच्छा उपहार था। इसी बीच पर्दे के बाहर जब पर्दे गिर गए तो सभी को पता चल गया कि उन्हें बचकर निकलना है। जमीन पर पड़े पर्दों को देखकर उन्होंने अपना ध्यान वापस लू हेयांग और विराट की ओर मोड़ दिया। लू शिंगयुए ने पर्दा उठाते हुए आगे बढ़कर पूछा, दादाजी सीनियर, क्या आप ठीक हैं? लेकिन पर्दा इतना भारी था कि लू शिंगयुए उसे अकेले नहीं उठा सकती थी। जहां तक लू चेन और बाकी लोगों की बात है, वे बिल्कुल भी मदद नहीं करना चाहते थे। अगर लू हेयांग की मौत हो जाए तो यह अच्छी खबर होगी। ये देखकर कि लू चेन और उसका समूह अपनी जगह से नहीं हिला, अन्य मेहमानों की मदद करने की इच्छा और भी कम हो गई। लू शिंगयुए की चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अचानक पर्दे के पीछे से एक आवाज आई, हमारा क्या हाल हो सकता है? अभी के लिए पीछे हट जाओ। विराट की आवाज सुनकर लू शिंगयुए ने तुरंत जवाब दिया, वरिष्ठ, मुझे ये जानकर राहत मिली कि आप ठीक हैं, सचमुच बहुत राहत मिली। फिर वह तुरंत पीछे हट गई। अभी तक मरे नहीं। लू चेन नाखुश था, लेकिन पुलिस जल्द ही आने वाली थी। अचानक विराट और लू हेयांग को ढकने वाला लाल पर्दा एक अदृश्य हवा के झोंके की तरह उठने लगा और फिर वह एक ही झटके में तेजी से ऊपर उठ गया। पर्दा हिला और हवा का एक तेज झोंका आया, जिससे सामने खड़े दर्शक अस्त व्यस्त हालत में जमीन पर गिर पड़े। जो कुछ वे देख रहे थे उसके सदमे के बावजूद वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि किस प्रकार की ताकत इतने भारी पर्दों को उठा सकती है, जो किसी कठोर सामग्री से नहीं बने थे। जैसे ही पर्दा उठा, विराट और लू हेयांग भी सबके सामने आ गए। अब तक लू हेयांग धीरे धीरे ठीक हो चुका था, हालांकि उसका चेहरा अभी भी कुछ पीला था, लेकिन तत्काल खतरा टल चुका था। थोड़ा और समय मिलने पर वह ठीक हो जाएगा। ये देखकर लू शिंगयुए तुरंत दौड़कर बोली, दादाजी तुम ठीक हो? लू शिंगयुए को देखकर लू हेयांग के चेहरे पर मुस्कान आ गई, मेरा क्या बिगड़ सकता है? इसी बीच ये सब देखकर लू चेन और भी ज्यादा उग्र हो गया। वह मरा क्यों नहीं? अभी अभी उनकी आसन मृत्यु के स्पष्ट संकेत मिल रहे थे। क्या वाकई उसी आदमी ने उसे बचाया था? पल भर में लू चेन की निगाहें और भी ज्यादा क्रूर हो गईं। पुलिस प्रमुख के पहुंचते ही उन्होंने ये सुनिश्चित करने का निश्चय कर लिया कि जिस व्यक्ति ने उनकी योजनाओं में बाधा डाली थी, उसे दफनाने के लिए कोई जगह न मिल सके। लेकिन फिलहाल उन्हें बधाई देनी ही थी। पिताजी, ये जानकर मुझे बहुत राहत मिली कि आप ठीक हैं। दफा हो जाओ। उसे आश्चर्य हुआ जब लू हेयांग ने सीधे सीधे उसे गाली दी। लू चेन का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसने फिर भी बेशर्मी से जवाब दिया, पिताजी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। उस आदमी को कुछ नहीं पता। तुम खून की उल्टी कर रहे थे और मुझे डर था कि कहीं तुम्हें चोट न लग जाए। अपना मुंह बंद करो, लू हेयांग ने डांटते हुए कहा। लू चेन चुप हो गया। वर्तमान स्थिति वास्तव में समझ से परे थी। एक शानदार जन्मदिन भोज होना चाहिए था, लेकिन वह अराजकता में तब्दील हो गया। लू हेयांग का चेहरा काफी बेहतर हो गया था और वह अपनी सीट पर वापस बैठ गया। सभी मेहमानों को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, देवियों और सज्जनों, आज के इस तमाशे के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरी खराब सेहत के कारण मैं आपका ठीक से स्वागत नहीं कर पाया, लेकिन कृपया निश्चिंत रहें, मैं लू हेयांग आपका आतिथ्य सत्कार अवश्य करूंगा। बाकी लोग हंस पड़े और गर्मजोशी से जवाब दिया, परिवार के मुखिया लू, ऐसे शब्दों की कोई जरूरत नहीं है। आपको स्वस्थ और ठीक देखकर हमें बहुत खुशी हुई और चूंकि ऐसा ही है, इसलिए हम अब चलते हैं। मैं किसी और दिन इसकी भरपाई कर दूंगा, लू हेयांग ने खुशी से कहा। घटनाओं की इस श्रृंखला से लू चेन को बहुत गुस्सा आया। जब उसे लगा कि लू हेयांग लगभग मर चुका है, तभी वह फिर से जीवित हो उठा। ये बिल्कुल अविश्वसनीय था। पर्दा गिरने के बाद कुछ न कुछ जरूर हुआ होगा। फिर लू चेन ने विराट को देखते हुए अपनी आंखों में एक विषैली चमक आने दी। पता नहीं कहाँ से आया ये गंवार देहाती उसे जाने नहीं दे रहा था। कितनी बार उसने उसकी योजनाओं में बाधा डाली थी और उसे इस बात का पता भी नहीं था कि विराट भी लू चेन को देख रहा था। जब बदला लेने की बात आती है तो विराट भला लू चेन को कैसे बख्श सकता था? 209, 210 जियांगई कॉमर्स एसोसिएशन। 209, 210 जियांगई कॉमर्स एसोसिएशन। इस समय विराट ने लू चेन को घूर कर देखा। उसकी निगाहों में जान से मारने का इरादा और भी स्पष्ट होता जा रहा था। वह समझ गया था कि लू चेन द्वारा उसे पहले रोकने का प्रयास किसी को बचाने से रोकने की अनिच्छा के अलावा और कुछ नहीं था। दूसरे शब्दों में, लू चेन नहीं चाहता था कि वह लू हेयांग को बचाए। विराट को ऐसे ही सिद्धांतहीन लोगों से घृणा थी। ऐसे व्यक्तियों को सजा मिलनी ही चाहिए। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद, लू हेयांग ने विराट से आदरपूर्वक आभार व्यक्त करते हुए कहा। इसका जिक्र मत करो, विराट ने हाथ हिलाते हुए कहा। मैं बिना किसी कारण के लोगों को नहीं बचाता। मुझे इनाम चाहिए। किसी की जान बचाने के बदले मुआवजा मांगना विराट की आदत थी, भले ही वह सिर्फ 1 सेंट का सिक्का ही क्यों न हो। यह एक ऐसी आदत थी जिसे बदला नहीं जा सकता था। लू हेयांग मुस्कुराया और बोला, गुरुजी, आप निश्चिंत रह सकते हैं। ये शब्द सुनकर लू चेन ठंडी हंसी हंस पड़ा। क्या यह आदमी चांद मांगने वाला था? वह खड़ा हुआ और विराट से कहा, अगर आप इस बचाव अभियान को हमारे लू परिवार को ब्लैकमेल करने के बहाने के रूप में इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको सलाह देता हूं कि आप उस विचार को त्याग दें। किसी की जान बचाना एक बात है, भुगतान करना दूसरी बात। तुम, ये तुच्छ कंगाल, अवश्य ही लू परिवार की आधी संपत्ति हड़पना चाहते हो। मैं, लू चेन, तुम्हें पूरी तरह से पहचान चुका हूं। मेहमान अभी गए भी नहीं थे और ये शब्द सुनकर वे वहीं रुक गए।
लू हैयान का चेहरा बेहद विकृत हो गया और उसने कहा, लू चेन, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? पिताजी, मेरी बात सुनिए, इस आदमी के कपड़े सड़क किनारे की दुकान से हैं, ये स्पष्ट रूप से एक कंगाल है। आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी, बुरा पानी बुरे लोगों को जन्म देता है। घोर गरीबी लोगों को कुछ भी करने पर मजबूर कर देती है। क्या अपराध करने वाले और बुराई करने वाले सभी लोग गरीब नहीं होते? शिंग्युए के साथ अंतरंगता दिखा रहा यह व्यक्ति संभवतः उसके पैसे पर लालच कर रहा है। इसके अलावा इस बारे में सोचिए, उसे कैसे पता चलेगा कि आपको ऐसी कोई असामान्य स्थिति का सामना करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ, ये सारा मामला उसी ने रचा है। लू चेन ने कहा, श्री विराट एक सम्मानित साधु हैं, आपको उनका अनादर नहीं करना चाहिए। लू हैयांग ने तीखी फटकार लगाए, एक साधु, एक पूजनीय साधु यहाँ अपना चेहरा दिखाने के बजाय अपने पर्वतीय आश्रम में क्यों नहीं रह रहा है? उसे पैसों का लालच होगा। अगर वह पैसों का लालची नहीं होता तो किसी की जान बचाने के बाद इनाम क्यों मांगता? और अगर हम 10,000 कदम पीछे भी हटें तो अगर ऐसे किसी सन्यासी को पैसे की जरूरत हो तो मैं कुछ ऐसे गुरुओं को भी जानता हूं जिनके पास कभी धन की कमी नहीं होती। इसलिए यह आदमी ठग के सिवा कुछ नहीं है। लू चेन ने कहा। लू हैयांग गुस्से से कांप उठा। गुस्सा मत करो, विराट ने कहा। तभी लू हैयांग ने खुद को संभाला और विराट की ओर देखते हुए कहा, गुरुजी, उस अयोग्य व्यक्ति के स्तर तक मत गिरिए। नहीं, यह मेरी प्रतिष्ठा का अपमान है। और फिर विराट ने लू चेन की ओर मुड़कर कहा, मैंने एक जान बचाई और इनाम मांग रहा हूं, तो क्या हुआ? तुम इतनी अधिक रकम मत मांगो। लू चेन ने कहा, मैं केवल 1 युआन के इनाम की मांग कर रहा हूं। क्या इसे अत्यधिक राशि मांगना माना जाएगा? विराट ने कहा। विराट की यही आदत थी, वह इनाम के बदले दूसरों की मदद करता था। अगर उसे सचमुच पैसा चाहिए होता तो लू परिवार की सारी संपत्ति मिलाकर भी शायद उसके सुनहरे खून की एक बूंद के बराबर भी नहीं होती। इसके अलावा क्या उसे पैसों की जरूरत थी? लू चेन ने विराट की बात बिल्कुल नहीं सुनी थी और तुरंत गुस्से में अपशब्दों की बौछार कर दी। हमारे लू परिवार से 1 युआन भी ठगने की कोशिश कर रहे हो? जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, लू चेन को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। 1 युआन, यह 1 युआन कैसे हो सकता है? 1 युआन, वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। 1 युआन का इनाम किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। यहाँ तक कि लू हैयांग ने भी ऐसा ही सोचा था। वह दसियों या सैकड़ों हजारों के इनाम के लिए तैयार था, जिसे वह स्वीकार कर लेता, लेकिन 1 युआन उसकी उम्मीदों से परे था। क्या लू परिवार को 1 युआन भी बहुत ज्यादा लगता है? विराट ने हंसते हुए कहा। ये लू चेन को अवाक रह गया। जब विराट ने आकाश की मांग की तो उसने अपने प्रतिद्वंद्वी के लालच का मजाक उड़ाने की योजना बनाई थी, लेकिन अब उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। क्या 1 युआन बहुत ज्यादा था? यकीनन ये बहुत कम था। लेकिन जल्द ही लू चेन ने ठंडे लहजे में उपहास करते हुए कहा, हे, यह मत सोचो कि मैं तुम्हारा खेल नहीं समझता। ये दुश्मन को चौंकाने के लिए कमजोरी का दिखावा करने की एक रणनीति मात्र है। तुम्हारी छोटी मोटी चालें मेरी नजरों से नहीं बच सकती। अंत में आप भी किसी अन्य गरीब की तरह ही अत्यधिक रकम की मांग करेंगे। विराट हंसते हुए बोला, मैं तुमसे ज्यादा अमीर हूँ। लू चेन क्षण भर के लिए अचंभित हो गया, फिर धीरे धीरे विराट के पास पहुंचा। धन दौलत के मामले में वह एक देहाती से कैसे हार सकता था? तुम मुझसे ज्यादा अमीर हो। बेहद हास्यास्पद, सचमुच बेहद हास्यास्पद। जियांगहाई में मेरी 3 कंपनियां हैं, जिनमें से प्रत्येक की कीमत 15 मिलियन से अधिक है, जिससे कुल संपत्ति 50 मिलियन हो जाती है। आप कैसे हैं? क्या आपने कभी 10 लाख युआन देखे हैं? मैं लिमिटेड एडिशन मर्सिडीज चलाता हूँ। आप कैसे हैं? आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं? शायद एक ट्रैक्टर। मैं एक आलीशान हवेली में रहता हूँ। और आप कहाँ रहते हैं? मुझे लगता है मिट्टी की ईंटों का घर होगा। नहीं, वो नहीं है, एक घास फूस की झोपड़ी जो मुझे प्राचीन शौचालयों की याद दिलाती है। हाँ हाँ। ये कहते हुए लू चेन ने विराट की ओर देखते हुए हंस दिया। आसपास के लोगों को भी लगा कि विराट कुछ हद तक खुद को अपमानित कर रहा है। लगभग फटे पुराने कपड़ों में लिपटा कोई व्यक्ति लू परिवार के युवा मालिक के साथ इस बात की होड़ लगाने का साहस कर रहा था कि किसके पास अधिक धन है। क्या यह मौत को दावत देना नहीं था? फिर उन सभी ने विराट को ऐसे देखा मानो वह पागल हो। लू जिंग्यू और लू हैयांग एक साथ थे। इस समय लू शिंग्युए चिंतित थी। दादाजी, कृपया मेरे बड़े भाई की मदद करें, वह एक आशाजनक निवेश है। अगर हम पैसे कमाने की बात करें तो वह अंकल से किसी भी तरह कम काबिल नहीं है। क्या इससे उसके स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचेगी? हालांकि लू हैयांग को बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, क्योंकि उसने विराट के चेहरे पर भाव देखा। नासमझ लड़की, तुम फिर से गलती कर बैठी हो। आपके ये वरिष्ठ व्यक्ति, हम सब उनके सामने चींटियों के समान हैं। वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। लू चेन नाम का वह व्यक्ति लू परिवार का हिस्सा बनने के योग्य बिल्कुल नहीं है। आज उसे भले ही झटका लगे, लेकिन अगर तुम उस आदमी का दिल जीत सकते हो तो लगे रहो, दादाजी तुम्हारा साथ देंगे। लू हैयांग मूर्ख नहीं थे, अन्यथा लू परिवार के पास आज जो उद्यम है वह नहीं होता। उसने उन घटनाओं को याद किया जो घटी थी जब वह खुद खून की खांसी कर रहा था और लगभग मरणासन था। अचानक ठीक हो गया। ये निश्चित रूप से विराट की बदौलत ही हुआ होगा। जो व्यक्ति इतनी आसानी से अपना स्वास्थ्य ठीक कर सकता है, वह साधारण स्वभाव का कैसे हो सकता है? उनके भाषण में एक ऐसा आत्मविश्वास भी था जिसकी नकल दूसरे लोग नहीं कर सकते थे। ये कुछ ऐसा था जो केवल एक सच्चे श्रेष्ठ व्यक्ति के पास ही हो सकता है। दूर खड़े विराट को देखकर लू शिंग्युए अचंभित रह गई। वह कुछ सोच में डूबी हुई थी। क्या वह अपने सीनियर की बराबरी कर पा रही है? ये थोड़ा मुश्किल लग रहा था। उस क्षण विराट को लू चेन के उपहास का सामना करना पड़ा और वह असहाय होकर केवल अपना सिर हिला सका। ओह, आप तो वाकई प्रभावशाली हैं। आपके 50 मिलियन के साथ मैं सचमुच ईर्ष्या करता हूँ। ये सुनकर लू चेन ने अपना सिर और भी ऊंचा कर लिया। बेहद डर गए हो, है ना? तुम्हारे पास मुझसे ज्यादा पैसा है और तुम यहाँ बकवास कर रहे हो। मैं तुम्हारे जैसे गरीब व्यक्ति की मानसिकता को भली भांति समझता हूँ।
विराट की बातें सुनकर बाकी सभी को लगा कि विराट की मदद करना नामुमकिन है, वह बिना पैसे के अमीर होने का दिखावा कर रहा है। 50 मिलियन, वे भी ईर्ष्या कर रहे थे। इसी क्षण भोज कक्ष के दरवाजे अचानक खुले और चांदी के रंग का सूट पहने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति शालीनता से अंदर आया। इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के एक हाथ में फूलों का गुलदस्ता और दूसरे हाथ में उपहार था। भीड़ ने उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर मुड़कर देखा और पल भर में सबकी आंखें चमक उठीं। क्या ऐसा नहीं है? क्या ये वांग येहुई नहीं है जो जियांगहाई नगर व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं? वांग, क्या आप ग्लोरियस प्लाजा के मालिक के बारे में बात कर रहे हैं? यही है, मुझे याद है, वह जियांगहाई शहर का सबसे अमीर आदमी है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह यहाँ होगा। आप सभी शायद एक महत्वपूर्ण तथ्य भूल गए हैं, वांग येहुई कभी लू परिवार के मुखिया की छात्रा थीं। पुराने समय में परिवार के मुखिया द्वारा अपना व्यवसाय शुरू करने से पहले वह एक शिक्षक थे और वांग येहुई को पढ़ाते थे। तो ऐसी कहानी थी। ऐसा लग रहा था मानो सबने एक नया महाद्वीप खोज लिया हो। यहाँ तक कि लू चेन भी भावुक हो गया। इस समय उसे विराट के साथ और अधिक उलझने की कोई इच्छा नहीं थी। वह मुड़ा और वांग येहुई की ओर चल पड़ा। ये व्यापार संघ का अध्यक्ष था, उसकी नज़र में अच्छा बनना जियांगहाई शहर में बहुत पैसा कमाने का मतलब हो सकता था। तुरंत मुस्कुराते हुए उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, अध्यक्ष वांग, नमस्कार, मैं लू परिवार का सबसे बड़ा बेटा लू चेन हूँ। लेकिन वांग येहुई ने लू चेन की ओर हाथ बढ़ाए बिना केवल मुस्कुराया और इसके बजाय दूर खड़े लू हयान की ओर देखा। वांग येहुई द्वारा लू चेन के साथ किए गए व्यवहार को देखकर सभी ने बाद में सोचा कि यह सामान्य बात थी। वांग येहुई जैसे रुतबे वाले व्यक्ति के सामने लू चेन हाथ मिलाने के भी योग्य नहीं था। ये देखकर लू चेन केवल अजीब सी मुस्कान ही बिखेरता रहा। वांग येहुई ने लू हयान की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपने शिक्षक का जन्मदिन मनाने आई हूँ। आज कुछ कामों में व्यस्त होने के कारण मुझे देर हो गई। मुझे उम्मीद है कि शिक्षक को बुरा नहीं लगेगा। लू हयान मुस्कुराए, कोई बात नहीं, आपका आना ही अच्छी बात है। वांग येहुई का रुतबा लू हयान से कहीं अधिक ऊंचा था। वांग येहुई ने भी देखा कि लू हयान के साथ कुछ गड़बड़ है। शिक्षक, आपको क्या हुआ है? बस मामूली सी बीमारी, लू हयान ने कहा। आपको अभी भी इसका इलाज करवाना होगा। शिक्षक को अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, वांग येहुई ने कहा। जब लू चेन ने उन दोनों को इस विषय पर चर्चा करते सुना तो उसने विराट की ओर देखा और अचानक उसके मन में एक विचार आया। उन्होंने तुरंत वांग येहुई से कहा, अध्यक्ष वांग, आज जन्मदिन समारोह में एक अप्रिय घटना घटी। आपको इसे सुझाने में हमारी मदद करनी होगी। ये सुनकर वांग येहुई ने पूछा, कौन सी अप्रिय घटना हुई? ये सुनकर लू हयांग ने तुरंत हस्तक्षेप करने की कोशिश की, लू चेन। लेकिन लू चेन ने आगे कहा, बात कुछ इस तरह है, एक गंवार यहाँ मुफ्तखोरी करने आया है और पैसे ठगने की कोशिश कर रहा है। क्या ऐसा है? वांग येहुई ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, ये व्यक्ति कहाँ है? उसी क्षण लू हयांग और लू शिंगयुए दोनों को विराट के लिए चिंता होने लगी। ये देखकर बाकी सभी लोग समझ गए कि विराट का काम तमाम हो गया है। वांग येहुई का सवाल सुनकर लू चेन ने तुरंत विराट की ओर इशारा करते हुए कहा, वह वहीं पर है। वांग येहुई ने मुड़कर विराट को देखा। उसकी पुतलियां मानो किसी उद्धारकर्ता को देखकर फैल गईं और उसकी निगाहें चमक उठीं। हे भगवान, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं?